हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू न्यूक्लियस एजू सेंटर। चलो, आज पढ़ने वाले हैं चैप्टर 7 ऑल्टरनेटिंग करंट। नीट एआईपीएमटी के सारे पीवाईक्यूज फ्रॉम 1988 टू 2025 एक एक करके गिनेंगे। सही है, लेकिन सबसे पहले ये लेक्चर देखने की कंडीशन क्या है। इस चैप्टर का एनसीईआरटी का जितना भी थियरी कॉन्सेप्ट है, जितने भी न्यूमेरिकल्स है, वो सब पहले एक बार रिवाइज कर लो। सारे फॉर्मूला देख लो, एक बार रिमाइंड कर लो पूरा। और जब भी लेक्चर देखने बैठो, एमसीक्यू में ये वीडियो लेक्चर्स देखने बैठो, तो साथ में फुल स्केप ले लो, एक पेन ले लो और दिमाग भी ले लो साथ में। लेक्चर देखने की टेक्निक भी क्या रहनी चाहिए कि जैसे डिस्प्ले पे नया क्वेश्चन आए, आपको वीडियो को पॉज कर देना है, क्वेश्चन को पढ़ना है, सोचना है, समझना है और फिर खुद गिनने का ट्राई करो। जो आप कर पाते हो तो फिर आंसर को टैली करके आगे बढ़ जाओ, और जो नहीं कर पाते हो तो फिर उसका वीडियो प्ले करके आगे उसका सॉल्यूशन देख सकते हो। बराबर है? तो ये मेथड सबसे बेटर है और फिर वीडियो देखना। बराबर है? चलो, लेकिन सबसे पहले पूरे चैप्टर का रिवीजन करके बैठो, सारे फॉर्मूले आने चाहिए। तो टाइम लॉस के बिना चलो डायरेक्ट आगे बढ़ते हैं। पढ़ो ध्यान से। फर्स्ट, the time constant of CR circuit. We are asked here CR circuit. We know in LCR circuit, यहां पे ध्यान रखना, LCR circuit, these all are same in dimension. These all are same in dimension. मतलब ये वैल्यू सेम नहीं है, उनके रेजिस्टेंस सेम है। तो ये दोनों पर से मैं ओमेगा को सब्जेक्ट बना दूंगा, तो क्या होगा R/L, और यहां पे ओमेगा इसको लेके जो बनाऊंगा तो क्या होगा 1/CR। तो रेसिप्रोकल ऑफ ओमेगा इज टाइम कांस्टेंट, याद रखना। तो टाउ जो उसका टाइम कांस्टेंट है वो कौन होगा, इसका CR। आरसी सर्किट है तो CR होगा, और ओमेगा वो है RL सर्किट है तो यहां पे L/R आएगा। बट हियर सर्किट इज CR, सो answer will be C. Next, in AC circuit related to, okay, यहां पे कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक है, तो यहां पे IRMS ले लो और यहां पे मैक्सिमम वैल्यू ले लो। ये मैक्सिमम वैल्यू I0 दी है। ओके, सो वी नो द रिलेशन IRMS इज इक्वल टू मैक्सिमम वैल्यू बाय √2। सो कहां पर ऐसा आंसर, ओके, हमारे पास ऐसा आंसर C दिख रहा है। नेक्स्ट, two cables of copper are equal in length. One of them has single wire of area of cross section A, while other has 10 wires of cross sectional area A/10 each. Give their suitability for transporting AC and DC. एक सिंपल चीज है, हमको दो वायर दिए हैं, हमको AC या DC ट्रांसपोर्ट करना है, तो हमको दो वायर दिए हैं, समझ लेना यहां पे। तो एक वायर हमारा कैसा है, ऐसा थिक वायर है, लेंथ दोनों की L है, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया A है, और दूसरा जो वायर है ये सॉलिड वायर बोलते हैं इसको, और स्ट्रैंड वायर, स्ट्रैंड ये क्या है, सॉलिड वायर। और स्ट्रैंड वायर क्या होता है, स्ट्रैंड वायर, तो इसमें पूरा एरिया छोटे छोटे वायर्स को यहां पे रख के बनाएंगे, ऐसे पूरा एक सॉलिड नहीं होगा, ऐसे होगा। तो इसकी लेंथ L होती है, लेकिन यहां पर जो स्मॉल वायर्स, थिन वायर यूज किए है, उनका क्रॉस सेक्शनल एरिया है A/10। तो विच कैन ट्रांसपोर्ट AC और DC बेटर, कौन अच्छे से ट्रांसपोर्ट कर पाएगा। तो चलो देखते हैं, समझो। जब AC पास हो रहा है तो वहां पे एक स्किन इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहा है। स्किन इफेक्ट मतलब क्या, कि जो करंट है वो जनरली उसकी सरफेस एरिया से ज्यादा पास होने का ट्राई करेगा। वो डिफरेंट रीजंस है उसके, एडी करंट्स है, जो सॉलिड है तो वहां पे कुछ लूप्स करंट्स प्रोड्यूस होते हैं, और AC करंट जनरली टाइम के साथ वेरी भी होता है, तो जहां पे रेजिस्टेंस कम होगा वहां से अच्छी तरह से जाएगा। बरोबर? तो ये सब एक पैरामीटर्स है जो अफेक्ट करता है। तो AC करंट जनरली सरफेस पर से पास होने का ट्राई करेगा, और DC करंट वो पूरे क्रॉस सेक्शनल एरिया में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। क्या होगा, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। हाँ, तो यहां पर हम देख सकते हैं कि जो AC है, जहां पर सरफेस एरिया ज्यादा होगा वहां से बेटर, क्योंकि वो सरफेस से जाता है, तो वो जहां पे सरफेस एरिया ज्यादा है वहां से बेटर ट्रांसपोर्ट कर सकता है यहां पे। तो हम देख सकते हैं कि यहां पर
इसका सरफेस एरिया क्या होगा, सिर्फ आउटर सरफेस होगी। लेकिन जब हम ऐसे स्ट्रैंड वायर यूज करेंगे जहां पे A/10 क्रॉस सेक्शनल वाले 10 वायर्स हम यूज करेंगे, क्रॉस सेक्शन तो सेम रहेगा लेकिन इसमें सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाएगा। जो सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाएगा तो ये एसी को अच्छे से ट्रांसपोर्ट कर पाएगा। क्लियर हुआ? तो एसी करंट्स को, एसी वोल्टेज को हमको ट्रांसपोर्ट करना है तो हम क्या करेंगे, स्ट्रैंड वायर यूज करेंगे। लेकिन डीसी के लिए, बट डीसी तो पूरे एरिया में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है क्रॉस सेक्शन पे, तो हम कोई भी वायर लेंगे तो चलेगा। बरोबर है? तो आंसर क्या आना चाहिए, ओनली मल्टीपल स्ट्रैंड फॉर एसी एंड आइदर फॉर डीसी। ओके, तो अपना आंसर ए बैठ जाएगा। सही है। तो हम एसी के लिए कौन सा वायर, स्ट्रैंड वायर, मतलब थिन वायर्स का बंच, उसको यूज करेंगे, और डीसी के लिए कोई भी कर सकते हो। क्लियर? नेक्स्ट पढ़ो ध्यान से, क्या लिखा है। द करंट आई इन एसी सर्किट विद द इंडक्टेंस कॉइल वेरीज विद द टाइम अकॉर्डिंग टू द ग्राफ गिवन बिलो। Which one of the following graph give the variation of voltage with time? देखो सर्किट में हमको क्या बोला है, एक्चुअली में इंडक्टेंस कॉइल। बरोबर है? तो वैसे जो अकॉर्डिंग टू 4th 6th चैप्टर देखने को जाएंगे तो वहां पे जो ईएमएफ जनरेट होता है वो ड्यू टू सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है, लेकिन अभी उसकी बात नहीं हो रही है। अभी बात हो रही है जो एसी वोल्टेज हमने अप्लाई किया है उसकी, और उसके अकॉर्डिंग टू इंडक्टेंस के दो एंड पॉइंट पे हमको पीडी कितना मिल रहा है। सही है? तो समझो हमने पढ़ा है इन इंडक्टिव सर्किट, कौन सी सर्किट, इंडक्टिव सर्किट, वोल्टेज आगे होगा, वोल्टेज लीड्स करंट बाय 90 डिग्री इन फेज। याद रखो सिर्फ इंडक्टिव सर्किट होगी, इंडक्टर होता सर्किट में, तो वोल्टेज करंट को लीड करेगा, और लीड करेगा तो क्या, तो जो एट अ टाइम करंट की फेज होगी, वोल्टेज की फेज उससे 90 ज्यादा होगी। सही है कि नहीं? तो सॉरी, तो यहां पर करंट का ग्राफ देखो, इस यहां से स्टार्ट हो रहा है और ऊपर जा स्टार्ट हो रहा है, मतलब इसकी इनिशियल फेज होगी क्या, 0 डिग्री। चैप्टर 13 स्टैंडर्ड 11 आप याद कर सकते हो, हमने पढ़ा था कि जब ऑसिलेटर ऑसिलेट कर रहा है तब मीन पोजीशन से ऊपर की तरफ जाएगा तो उसकी इनिशियल फेज होती है 0 डिग्री। जो ऊपर की तरफ से स्टार्ट करेगा टॉप मोस्ट पोजीशन से तो उसकी इनिशियल फेज होती है 90 डिग्री। मिड पॉइंट से ही स्टार्ट कर रहा है लेकिन डाउनवर्ड स्टार्ट कर रहा है तो इसकी इनिशियल फेज होगी 180 डिग्री, और बॉटम मोस्ट पोजीशन से स्टार्ट करेगा तो उसकी इनिशियल फेज होती है 270 डिग्री। सही है कि नहीं? ओके, तो यहां पर क्या होगा, करंट की इनिशियल फेज 0 डिग्री है तो वोल्टेज की इनिशियल फेज क्या होनी चाहिए, क्योंकि वोल्टेज तो लीड कर रहा है 90 डिग्री से, तो वोल्टेज 90 डिग्री पे होना चाहिए जब ये 0 डिग्री पे है। सही है कि नहीं? तो वोल्टेज का ग्राफ ऊपर से स्टार्ट होगा, तो ऊपर से कहां पे स्टार्ट हो रहा है, ये रहा, ये 90 डिग्री फेज बनी। सही है ना? तो अपना आंसर क्या आएगा, ए आंसर आएगा। सही है। नेक्स्ट 5th, an series LCR circuit is connected to a source of AC current. At resonance, the phase difference between applied voltage and the current. भाई जब रेजोनेंस हो रहा है तो क्या एक्सएल और एक्सी एक दूसरे को तो कैंसिल कर देंगे, तो बचेगा कौन, इंपीडेंस किसके बराबर होगा, आर के बराबर होगा। और जो फेज डिफरेंस देखने जाएंगे तो हमने लिखा था एक्सएल माइनस एक्सी अपॉन आर, लेकिन ये तो 0 हो गया भाई। और हम ये भी बोल सकते थे कि भाई एक्सएल और एक्सी कैंसिल कर देंगे तो सर्किट में सिर्फ रेजिस्टेंस रह गया, एंड ओनली रेजिस्टिव सर्किट के लिए वोल्टेज एंड करंट सेम फेज में होते हैं, तो फेज डिफरेंस क्या हो जाएगा, 0 डिग्री। 6th, थोड़ा थॉट खराब है आज। इन एन एसी सर्किट द अप्लाइड वोल्टेज इज E is equal to E0 sin omega t and the resulting current in the circuit is I is equal to I0 sin omega t plus pi by 2. The power consumption in the circuit is given by, well, we can see here from these two equation, the phase of voltage is omega t and the phase of current is omega t plus pi by 2. So clearly we can see that the phase difference between voltage and current is pi by 2. Here phase difference is pi by 2. So applying the formula of power, maximum power हमने लिखा था, याद करो, cos phi, तो यहां पे phi की जगह पे pi by 2 ले लेंगे तो पावर क्या आ जाएगा, 0।
याद रहे सर्किट में जो रेजिस्टेंस नहीं है, सिर्फ एल है, सिर्फ सी है या एल सी है, या तो फिर कोई ऐसी सर्किट जिसमें रेजिस्टेंस नहीं है बस, है ना, तो फिर वहां पे पावर कंजप्शन क्या होगा, जीरो, क्योंकि पावर ही एनर्जी लॉस करता है, रेजिस्टेंस ही एनर्जी लॉस करता है। क्लियर? चलो नेक्स्ट 7, when the key K is placed at a time t is equal to 0, then which of the following statement about the current I in the resistor AB of the given circuit is true? तो यहां पे AB कौन सा करंट लेंगे, लो कर लो बात। चलो हम सर्किट का ही करंट बोल देते हैं यहां पे, क्योंकि AB तो यहां पे दिया नहीं है, लेकिन हम समझ जाते हैं यहां पे। भाई समझो इनिशियली क्या होगा, सर्किट में दो रेजिस्टेंस है, एक 1000 ओम, दूसरा भी 1000 ओम, और हम सर्किट को देख सकते हैं ये डीसी सप्लाई है। कौन सा सप्लाई है, डीसी, है ना। सर्किट बैटरी ऐसे शो करेंगे तो ये एसी सप्लाई होगा, लेकिन अभी तो फिलहाल ये कौन सी सर्किट है, कौन सा सप्लाई है, ये डीसी सप्लाई है। सही है कि नहीं? चलो ये डीसी सप्लाई है। अभी क्या, डीसी सप्लाई में एसी जो कैपेसिटर है जब तक चार्ज होगा तब तक वो करंट ड्रॉ करेगा। व्हेन कैपेसिटर रीचेस टू सैचुरेटेड पोजीशन वो करंट बंद कर देगा। एक बार चार्ज हो जाएगा तो फिर करंट वहां से नहीं जाएगा। तो इनिशियली हम मान सकते हैं कि इस पे पोटेंशियल डिफरेंस जीरो है, इसका चार्ज जीरो है, मतलब पोटेंशियल भी जीरो है। और जैसे हमने स्विच ऑन की तो सर्किट में सिर्फ इसको ही रेजिस्टेंस मानेंगे, और वो केस में हम इनिशियली जो करंट मानेंगे, इनिशियली तो करंट इज इक्वल टू वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस, लेकिन यहां पर रेजिस्टेंस सिर्फ 1000 ओम ही होगा, तो यहां पे 2 लिखेंगे, अपॉन क्या होगा 1000। सही है, तो यहां पे मिलेगा 2 मिली एम्पियर करंट मिलेगा। आफ्टर सम टाइम व्हेन कैपेसिटर गेट्स कंप्लीटली चार्ज्ड, तो फिर क्या होगा, तो यहां से करंट जाना बंद हो जाएगा, मतलब ये जो पार्ट है वो पूरा सर्किट में आ जाएगा। तो यहां पर फाइनली यहां पे व्हेन कैपेसिटर गॉट चार्ज्ड, तो यहां पे I डैश क्या होगा, V अपॉन 2R। सो V इज 2 वोल्टेज और टोटल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा 2000। ये हो जाएगा 1 मिली एम्पियर, जो कट कर दोगे तो आंसर क्या आना चाहिए, इनिशियली करंट वाज 2 मिली एम्पियर एंड फाइनली इट कम्स टू 1 मिली एम्पियर। वेयर इज द आंसर? सो at t is equal to 0, I is equal to 2 एम्पियर एंड विद टाइम इट गोज टू 1 मिली एम्पियर। सही है हमारे लिए ये आंसर। नेक्स्ट, in an AC circuit the current flowing is I is equal to 5 sin 100 t minus pi by 2 and the potential difference is this, the power consumption in the is equal to। भाई फिर से वही क्वेश्चन आया। यहां पे आप देख सकते हो कि वोल्टेज का फेस है 100t और करंट का फेस 100t minus pi by 2, it means phase difference is pi by 2, so the power will be VRMS IRMS। ये फॉर्मूला अप्लाई करो तो भी चलेगा। यहां पे पाई बाय 2 रख दोगे तो cos पाई बाय 2 क्या होता है, 0। इजीली आंसर हमको मिल जाएगा। 9, in an AC circuit with the phase voltage V and current I, the power dissipated is, but we know that in LC and AC circuit power is equal to VRMS IRMS cos phi। अब V और I की कोई भी वैल्यू लो, लेकिन पावर किस पे डिपेंड करेगा, वी आई पे तो करेगा ही करेगा, लेकिन वो वी और आई के फेस डिफरेंस के बीच में भी डिपेंड करता है, उस पे भी डिपेंड करता है। सो डिपेंड्स ऑन द फेस डिफरेंस, फेज एंगल बिटवीन वी एंड आई। 10, द प्राइमरी वाइंडिंग ऑफ ट्रांसफॉर्मर हैज 500 टर्न्स whereas its secondary has 5000 tons. The primary is connected to AC supply of 20 volt 50 hertz, the secondary will have an output। देखो हमको यहां पे क्या दिया है, the primary winding has this much turns, so this is our NP, number of turns in primary coil, and these are the number of turns in secondary coil। The primary coil is connected to this supply, so this will be the इनपुट वोल्टेज या तो प्राइमरी का वोल्टेज Vp और ये फ्रीक्वेंसी है। तो हमने पढ़ा ट्रांसफॉर्मर में कि भाई NS अपॉन NP, तो हम क्या लिख सकते थे, VS अपॉन VP। वोल्टेज जो होता है PD अक्रॉस सेकेंडरी, या तो PD बोलेंगे, वो नंबर ऑफ टर्न्स के डायरेक्ट प्रोपोर्शन में होगा, और जब करंट की बात आएगी तब हम ये बोलेंगे करंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल में होगा।
तो नंबर ऑफ टर्न्स जितने टाइम्स होंगे वोल्टेज उतने टाइम्स होता है और करंट उतने पार्ट का होता है। तो कोई अच्छा सा बंदा जिसमें दिमाग है वो डायरेक्ट बोल सकता है कि यहां पर नंबर ऑफ टर्न्स 500 थे, यहां पर नंबर ऑफ टर्न्स 5000 है। इट मींस नंबर ऑफ टर्न्स कितने टाइम्स हुए? 10 टाइम्स। नंबर ऑफ टर्न 10 टाइम्स हुए तो यहां पे वोल्टेज 10 टाइम्स होगा। 20 का 10 टाइम्स मतलब 200 और फ्रीक्वेंसी रिमेन सेम, है ना। तो यहां पर आंसर क्या आना चाहिए? 200 वोल्ट 50 हर्ट्ज, ये आंसर आना चाहिए। डायरेक्ट बोल सकते हो, लेकिन फिर ये कैलकुलेशन से करो। आपको ये फाइंड करना है, ये 20 है, ये 5000 है और एनपी आप 500 लिख सकते हो, तो वीएस आपको मिल जाएगा 200 वॉट। सही है। नेक्स्ट, a step-up transformer operates on 230 volt line and supplies load of 2 ampere. The ratio of primary and secondary winding is 1:25। भाई आपको प्राइमरी और सेकेंडरी में आपको क्या दिया है? टर्न्स का रेशियो 1/25। द करंट इन प्राइमरी, फिर से जैसे हमने यहां पे वोल्टेज के लिए रिलेशन लिखा, अभी यहां पे लिखेंगे करंट के लिए। भाई करंट क्या लिखेंगे? IS अपॉन IP इज इक्वल टू NP अपॉन NS, या तो उल्टा भी लिख सकते हो, चलेगा, इनवर्स प्रोपोर्शन में होता है। तो IS भाई लोड, यहां पे क्या बोला है? सप्लाइज अ लोड ऑफ 2 एम्पियर। हमने ट्रांसफॉर्मर जो लिया था, याद रखो ये ट्रांसफॉर्मर है, ट्रांसफॉर्मर में हम लोड यहां पे लगाएंगे, तो लोड वर्ड जब भी यूज किया है तो वो अपना आउटपुट होगा, और मेंस बोलेंगे, सप्लाई बोलेंगे तो वो हमारा इनपुट होगा। लोड बोलेंगे तो वो आउटपुट में आएगा, सप्लाई या मेंस बोलेंगे तो वो यहां से आएगा, इनपुट में आएगा। तो हमको यहां पे दिया है लोड ऑफ 2 एम्पियर, इट मींस वी आर गिवन सेकेंडरी कॉइल करंट, तो हमको IS दिया है जो हमारे पास 2 है। वी हैव टू फाइंड द प्राइमरी करंट IP एंड NP अपॉन NS हो जाएगा 1/25। सो IP विल बी 50 एम्पियर। कहां पर है ऐसा आंसर? बी में। 12, इन द सर्किट गिवन इन फिगर 1 and 2 आर एमीटर्स। भाई ये सर्किट दिया, उसमें A1 एंड A2 वो कौन है? एमीटर्स है। Just after key K is pressed to complete the circuit, the reading will be। भाई समझो, सबसे पहले तो ये डिस्कस करेंगे ये कौन सा सप्लाई है? डीसी सप्लाई है। डीसी सप्लाई के लिए ओमेगा क्या लेते हैं? बट डीसी सप्लाई तो कांस्टेंट होता है, तो वहां पे ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी हम 0 ले लेंगे। एंड वी हैव डिस्कस्ड इन द क्लास फॉर डीसी सर्किट ओमेगा इज इक्वल टू 0। सो वीक से ओमेगा एल, कौन? इंडक्टिव रिएक्टेंस विल बी 0 एंड कैपेसिटिव रिएक्टेंस विल बी 1/ओमेगा c इंफिनिटी। सही है कि नहीं? तो समझ जाओ कि जहां पर इंडक्टर है वो सिर्फ एक वायर की तरह बिहेव करेगा डीसी सर्किट में, और वहां पे रेजिस्टेंस नहीं होगा, 0 होगा। लेकिन जो कैपेसिटर है इट बिहेव्स लाइक अ इन्फिनिट रेजिस्टेंस। क्या होगा? इनफाइनाइट रेजिस्टेंस। तो यहां पर आप देख सकते हो जहां पर कैपेसिटर है तो यहां इसका रेजिस्टेंस इनफाइनाइट हो गया, मतलब यहां से करंट जाएगा ही नहीं। या तो ऐसा बोल सकते हो कि इनिशियली फॉर अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स, जब तक कैपेसिटर चार्ज होगा तब तक यहां से करंट जाएगा, बट आफ्टर गेटिंग सैचुरेटेड यहां पे करंट जाएगा नहीं। तो फिर A1 आपका करंट क्या बताएगा? 0 बताएगा। लेकिन जो इंडक्टर है इट इज नॉर्मल वायर, सो करंट यहां से ये डायरेक्शन में जाएगा, तो A2 में आपको करंट मिलेगा और वो भी मैक्सिमम मिलेगा। सो वेयर इज द आंसर? 0 in 1 एंड मैक्सिमम इन 2। सही है, सही है, सही है, सही है। चलो मैं थोड़ा AC ठंडा कर देता हूं। और नेक्स्ट, 200 volt AC is applied at the end of an LCR circuit. The circuit consists of an inductive reactance XL is equal to 50 ohm, capacitive reactance X is equal to 50 ohm, and the ohmic resistance is equal to 10 ohm. Calculate the impedance of circuit। भाई यहां पर देख लो, XC की वैल्यू 50 है, XL की वैल्यू 50 है, एंड इन LCR AC सर्किट इफ XL is equal to XC then circuit is in resonant condition। कौन सी कंडीशन में है? रेजोनेंट। और जब रेजोनेंट है तो इंपीडेंस किसके बराबर होगा? R के बराबर। कैसे? इंपीडेंस का फॉर्मूला आना चाहिए
आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी होल स्क्वायर ये है, जो ये दोनों इक्वल हो गए तो 0 हो जाएगा, तो z इज इक्वल टू एन, z इज इक्वल टू आर, आर हमको दिया है 10 ओम, कहां पर है ऐसा आंसर ए में। 14 द वैल्यू ऑफ क्वालिटी फैक्टर Q इज, क्वालिटी फैक्टर को Q बोलते हैं, Q याद रखना। क्वालिटी फैक्टर क्या होता है भाई? क्वालिटी फैक्टर हमने रेजोनेंट सर्किट जो पढ़ी थी उसमें आता था, याद है, दिस इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी। कोई रेजोनेंट कर्व इसको बोलेंगे आई वर्सेस ओमेगा का। यहां पर आपको करंट मैक्सिमम मिलेगा, है ना, और उसके लिए जो फ्रीक्वेंसी है उसको हम बोलेंगे एंगुलर फ्रीक्वेंसी। लेकिन जब करंट मैक्सिमम है, पावर मैक्सिमम है, तो पावर की वैल्यू जब हाफ होगी तो Im हमको मैक्सिमम से √2 पार्ट का करना पड़ेगा। तो मैक्सिमम करंट बन सके इसके लिए हमको सिर्फ एक ही फ्रीक्वेंसी मिलेगी, लेकिन करंट √2 पार्ट का होगा तो ऐसी हमको दो फ्रीक्वेंसी मिलेगी। तो ये जो है ω1 और ω2, इनके बीच की जो रेंज है उसको हम बोलेंगे हाफ पावर बैंडविड्थ, सही है। और क्वालिटी फैक्टर होता है, क्या है क्वालिटी फैक्टर? क्वालिटी फैक्टर क्या है बच्चों? तो क्वालिटी फैक्टर है डेल्टा ω0 अपॉन डेल्टा ओमेगा, हाफ पावर बैंडविड्थ। तो इसको हम ओमेगा लेंगे और इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं? इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? R/L, बरोबर है, याद रखना ये। तो यहां पे आ गया L ω/L अपॉन R, कहां पर है ऐसा आंसर? तो हमको क्वालिटी फैक्टर ये मिल जाएगा। नेक्स्ट, द कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटी C, मतलब कैपेसिटेंस, हैज रिएक्टेंस X। If the capacitance and frequency both become double the reactance, what is the capacitive reactance? It is 1 upon omega C, it is 2 pi nu C, where nu is the frequency। जो हम फ्रीक्वेंसी को क्या कर दे? डबल कर दे, वह फ्रीक्वेंसी को डबल कर दे 2 न्यू, कैपेसिटेंस को भी डबल कर दे, तो 2 टू 4 में बाहर ले लेता हूं, और जो रिमेनिंग पार्ट रहेगा 1/2 पाई न्यू और सी, वो तो पहले कैपेसिटेंस में आ जाएगा। तो आपका आंसर आ जाएगा XC/4, मतलब आपका कर रहे हैं? हाँ, मतलब यहाँ पे कुछ लफड़ा हो गया होगा। देखो ये x/2 दो बार दिया है, तो कहीं पर क्या होगा? x/4 होगा आंसर, x/4। डायरेक्ट, इसमें कैलकुलेशन की जरूरत ही नहीं है भाई, आपके दिमाग में फॉर्मूला चलता रहेगा ना तो भी आपको आ जाएगा। 1/2 पाई न्यू सी, if frequency is double, capacitance is double, so capacitance reactance becomes 1/4। 16 for a series LCR circuit the power loss at resonance, but here power loss at resonance, जब resonance होगा तो आपका Z इज इक्वल टू कौन होगा? R के बराबर होगा। उस वक्त आपका फाई क्या होगा? 0 डिग्री होगा। और पावर के फॉर्मूले मैंने ये लिखाए थे, याद करो, मैं फिर से एक बार लिखवा देता हूं, ध्यान रखना। इफ वी आर यूजिंग मैक्सिमम वैल्यू तो नीचे 2 रखते जाना है, और cos फाई। जो हम RMS वैल्यू यूज करते हैं तो VRMS, IRMS, cos फाई। जो हम सिर्फ वोल्टेज को चाहते हैं तो VRMS का स्क्वायर अपॉन Z, कैसे आया? IRMS की जगह पे रख सकते हैं VRMS अपॉन Z, और ये इंटू cos फाई आया। और जो हम करंट के फॉर्म में चाहिए तो IRMS का स्क्वायर, V की जगह पे IZ, तो यहां पर Z cos फाई, मतलब ये फॉर्मूले आप यूज कर सकते हो। हमको यहां पे करंट के फॉर्म में पूछा है तो हम लिखेंगे यहां पे I RMS स्क्वायर Z cos फाई। चलो लिख लेते हैं। I में कुछ बोला नहीं है, मतलब I को हम RMS ले लेंगे, I स्क्वायर, Z कौन है? R, और cos 0 डिग्री मतलब ये तो 1 हो जाएगा, तो आपका आंसर कौन बैठ जाएगा? I स्क्वायर R। सो इन रेजोनेंट कंडीशन पावर लॉस इज मैक्सिमम एंड इट इज I स्क्वायर R। कौन है ये? I स्क्वायर R। नेक्स्ट 16, a coil of 40 ohm inductance is connected in a series with resistance of 8 ohm. The combination is joined to terminals of 2-volt battery. The time constant of the circuit हमने आगे लिखा था, सेकंड MCQ ही था। टाइम कांस्टेंट क्या होता है? ओमेगा का रेसिप्रोकल। और ओमेगा कौन होगा? आपने पढ़ा, मैंने बताया यहाँ पे ओमेगा L इज इक्वल टू R। यहां से ओमेगा को सब्जेक्ट बना दो तो R/L, तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा?
L बाय R। L कितना है 40, ये कितना है 8, तो आपको कितना मिल जाएगा 5 सेकेंड। कहां पर है आंसर? बी। देख लेना फिर से एक बार, CR होता तो भी क्या है 18। इन अ सर्किट LCR, in circuit LCR connected in series with an alternating voltage source of frequency F, यहां पे फ्रीक्वेंसी को F बोला है। The current leads the voltage by 45 degree, the value of C is। हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था tan phi इज इक्वल टू, हम यहां पे लिख सकते हैं XL माइनस XC अपॉन R। समझो यहां पे जो वोल्टेज आगे होगा तो हमको एंगल पॉजिटिव मिलेगा क्योंकि XL बड़ा होगा। If voltage leads current, then XL is greater than XC. So we will get positive value of phi. But if voltage lags, then XL is less than XC. So this term will be in negative sign. So we got negative angle. We get negative angle. लेकिन हम पॉजिटिव नेगेटिव की उलझन में पड़ते ही नहीं है। सिंपल चीज, यहां पर क्या लिखा है, यहां पे क्या लिखा है कि भाई करंट लीड्स, करंट लीड होगा तो कौन आगे होगा? करंट लीड कर रहा है मतलब ज्यादा वैल्यू किसकी होगी? कैपेसिटेंस की होगी। तो हम यहां पे पहले कैपेसिटेंस ही ऊपर ले लेंगे, ये जो है, तो हम आगे किसको लिखेंगे? कैपेसिटेंस को ही लिखेंगे, XC को लिखेंगे। और यहां पे L ले लिया मैंने। सिंपल चीज, कुछ नेगेटिव पॉजिटिव नहीं लेना है। जो वोल्टेज आगे है तो XL माइनस XC, जो करंट आगे है तो XC माइनस XL ले लो, बात खत्म। ये हो गया 1045, जिसकी वैल्यू होती है 1 और उसके बराबर ये, तो XL आपका कौन है? 1 अपॉन 2 पाई न्यू C। XL कौन है? 2 पाई न्यू L अपॉन कौन? R। बस अभी तो C को सब्जेक्ट बनाना है, इसको सामने भेज दो तो R क्या हो जाएगा? 1 अपॉन 2 पाई न्यू C माइनस 2 पाई न्यू L। ओके, यहां पे फ्रीक्वेंसी को F बोला है, मैंने फ्रीक्वेंसी को न्यू ले लिया है, चलेगा। चलो इसको अपोजिट ला देंगे तो R प्लस, अरे R प्लस 2 पाई न्यू L इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 पाई न्यू C। इसको सामने भेजेंगे तो 2 पाई न्यू ब्रैकेट में R प्लस 2 पाई न्यू L इज इक्वल टू 1 बाई C। तो C को सब्जेक्ट बना दो, उल्टा कर दो। कहां पर है ऐसा आंसर? तो हमको दिख रहा है, कहां पे दिख रहा है? कहीं पे तो होगा। ओके, तो ये रहा D। सही है, सही है, बिल्कुल सही है। 19. A coil of inductive reactance 31 ohm has resistance of 8 ohm. ये आपको XL दिया है, ये रेजिस्टेंस दिया है। It is placed in a series with condensant. Condenser means capacitor of capacitive reactance 25 ohm. This is our XC. The combination is connected to AC source of 110 watt. ये हमारे लिए VRMS हो गया। The power factor. अरे पावर फैक्टर का फॉर्मूला क्या बताया था बच्चों? इसी को बोलते हैं पावर फैक्टर। फाई इज अ फेज डिफरेंस, तो ये हमारे लिए पावर फैक्टर है। तो पावर फैक्टर क्या वैल्यू थी? R अपॉन Z। तो सबसे पहले मुझको इंपीडेंस फाइंड करना पड़ेगा। तो जनरली अलग से फाइंड करो तो भी, नहीं तो डायरेक्ट यहां पर भी कर सकते हो। Z की जगह पे R स्क्वायर, XL माइनस अरे XC का स्क्वायर। R कौन है? 8 ओम। R कौन है? 8 ओम। XL कौन है? 31। ये कौन है? 25 XC और उसका स्क्वायर कर लेंगे तो ये 8। अभी आप डायरेक्ट कर सकते हो बच्चों, ये 6 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। 8 का स्क्वायर 64, 6 का स्क्वायर 36, ये 100 हो गया, उसका स्क्वायर रूट निकाल दो तो 10। तो आपको पावर फैक्टर मिल ही जाएगा 0.8। कहां पर है ऐसा आंसर? तो बोला है बी में। सही है, सही है। 20. A transistor oscillator using a resonance circuit with an inductor L, negligible resistance मतलब प्योर इंडक्टर है, and the capacitor C in series produces oscillations of frequency F. If L is doubled and C is changed to 4C, the frequency will be। हमने फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या पढ़ा था? रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी 1/2 पाई अंडर रूट LC, ये पढ़ा था। डायरेक्ट चले जाओ,
अभी कोई बंदा जो डायरेक्ट करने चाहता है तो इजीली हो जाएगा। L को आपने डबल कर दिया, C को आपने 4 टाइम्स कर दिया, तो ये आ गया स्क्वायर रूट में 8। स्क्वायर रूट में क्या आ गया? रूट में क्या गया? 8। उसका स्क्वायर रूट निकालोगे तो 2√2 हो जाएगा। तो फ्रीक्वेंसी क्या हो गई? डायरेक्ट आंसर भी बोल सकते हो ये। जो नहीं आता है तो फिर ये ले लो, F प्रोपोर्शनल टू 1/√LC। यहां पे लिख सकते हैं फाइनल फ्रीक्वेंसी अपॉन इनिशियल फ्रीक्वेंसी। ये रेसिप्रोकल है तो यहां पे 2/1 किया, तो यहां पे 1/2 करना पड़ेगा। तो इनिशियल L था, C था, यहां पे 2L था, यहां पे 4C था, तो यहां पे 1/√8 हो गया, तो 1/2√2 हो गया। सो द फ्रीक्वेंसी F2 इज इक्वल टू F1, मतलब F अपॉन 2√2। कहां पर ऐसा आंसर? ए में आ गया। सही है, सही है। 21, द कोर ऑफ अ ट्रांसफॉर्मर इज लैमिनेटेड बिकॉज, याद करो ट्रांसफॉर्मर में पढ़े थे कुछ, ट्रांसफॉर्मर जो होता है उसका जो कोर होता है बीच में, वहां पे हमने ऐसा पढ़ा था कि भाई यहां पर कौन सी कॉइल होती है? प्राइमरी। यहां पे कौन सी होती है? सेकेंडरी कॉइल होती है यहां पे, बराबर है। और ये लैमिनेटेड जो कोर है उसको इसलिए रखा जाता है, मान लो कि चैप्टर 6 में हमने पढ़ा था, व्हेन मेटल इज केप्ट इन अ वेरिएबल magnetic field, it produces eddy currents and they also follow Lenz's law. So due to the eddy currents we lose energy in the form of heat energy. सही है कि नहीं? तो हमने ये पढ़ा था, तो हमको एडी करंट्स यहां पे कम करने हैं। एडी करंट्स क्या होता है? जो मेटल जो होता है उसके अंदर ही स्मॉल स्मॉल करंट्स की लूप बन जाती है। सही है कि नहीं? चैप्टर 6 में हमने पढ़ा था। तो एडी करंट्स यहां पे जनरेट होंगे, लेकिन वो कहां पर होता है? सर्किट में नहीं होता है, वो जो आपका कोर है या जो भी मेटल है उसके अंदर ही होगा। तो उसको कट करने के लिए हम क्या करेंगे? तो ये जो हमने कोर यूज किया है उसको सॉलिड नहीं बनाएंगे, उसको क्या बनाएंगे? लेयर्स में बनाएंगे। पहले एक लेयर रखा, पतली सी प्लेट आएगी मेटल की, उसके पीछे एक इंसुलेटिंग पार्ट आएगा, इंसुलेटिंग कोई भी शीट रख दोगे, फिर उसके बाद और एक प्लेट आएगी, फिर इंसुलेटिंग आएगा, इंसुलेटर आएगा। तो ऐसे करते इसको हम स्ट्रिप में बनाते हैं, ऐसे स्ट्रिप में बनाते हैं प्लेट्स में, है ना। इसको बोलते हैं लैमिनेटेड कोर। क्यों? क्योंकि मान लो कि यहां से कोई एडी करंट्स पहले ऐसे जनरेट हो रहा था, लेकिन जब आप बीच में क्या रख दोगे? लैमिनेशन रख दोगे, या मतलब कोई इंसुलेटिंग मटेरियल रख दोगे, तो ये लूप्स कट हो जाएगी और एडी करंट्स की इफेक्ट हम काफी हद तक कम कर सकते हैं, है ना। इसलिए हम यहाँ पे लैमिनेटेड क्या करेंगे? लैमिनेटेड यूज करते हैं। तो कहां पर है एनर्जीज? हाँ, तो ये रहा डी, एनर्जी लॉसेस ड्यू टू एडी करंट्स में बी मिनिमाइज्ड। 22, the primary and the secondary coil of transformer have 50 and 1500 tons। भाई ये प्राइमरी के टन्स NP दिए हैं, ये सेकेंडरी के टन्स NS दिए हैं। If the magnetic flux phi linked with the primary coil is given by phi is equal to phi naught plus 4t, हमको प्राइमरी का फ्लक्स दिया है फाइज प्लस 4t। ओके, तो यहां पे ईएमएफ क्या जनरेट होगा? तो भाई यहां पे ईएमएफ जनरेट होगा d5p अपॉन dt। नेगेटिव साइन निग्लेक्ट कर देता हूं मैं, नेगेटिव साइन को निग्लेक्ट कर दिया। ये प्राइमरी का वोल्टेज मिलेगा आपको, ईएमएफ मिलेगा। तो इसको डेरिवेट करेंगे तो इसका तो 0 हो जाएगा, लेकिन इसका क्या मिला? 4। ये हमको ईएमएफ मिला। वेयर phi इज इन वेबर, t in second and phi 0 is constant। ओके, यहां पे phi 0 है। ओके, चलेगा। आउटपुट वोल्टेज अक्रॉस सेकेंडरी कॉइल, भाई सेकेंडरी कॉइल का वोल्टेज फाइंड करना है। चलो, हमारे पास फॉर्मूला कौन सी है? Vs अपॉन Vp इज इक्वल टू NS अपॉन NP। EMF मतलब हम PD ले सकते हैं। इफ इंटरनल रेजिस्टेंस इज नेग्लिजिबल देन PD कम्स आउट एज अ टर्मिनल वोल्टेज या PD, बराबर है। तो Vs क्या हो जाएगा? Vs क्या हो जाएगा वो तो फाइंड करना है। Vp कौन है? 4 है। NS क्या है? 500 है। और ये कौन है? 50 है। ये ऊपर 30 से कट होगा, सो Vs विल बी 120 वोल्ट। सही है। कोई बंदा डायरेक्ट भी बोल सकता था भाई इसको डेरिवेट कर दो, आपको प्राइमरी में वोल्टेज मिला 4। कितना मिला? 4। प्राइमरी में नंबर ऑफ टर्न्स 50, सेकेंडरी में 1500, मतलब कितने टाइम्स हुए? 30 टाइम्स हुए। नंबर ऑफ टर्न्स 30 टाइम्स होंगे तो वोल्टेज 30 टाइम्स हो जाएगा। तो 4 वोल्ट का 30 टाइम्स मतलब 120 वोल्ट। सही है, सही है। 23, a transformer is used to light 100 watt and 110 volt lamp
फ्रॉम 220 मेंस। मतलब क्या हुआ, एक बल्ब है जिसका पावर इतना है, उसका मतलब ये आपका आउटपुट पावर हो गया। ट्रांसफॉर्मर किसके लिए यूज किया है, एक बल्ब को लाइट अप करने के लिए। तो बल्ब आप कहां पे जोड़ेंगे, प्राइमरी में या सेकेंडरी में, सेकेंडरी में ऑब्वियसली, क्योंकि हमको आउटपुट पे जोड़ना है, जिसका रेटिंग 110 है। लेकिन आपने सप्लाई में तो 220 वोल्ट दिया है, तो ट्रांसफॉर्मर क्या करके देगा, 220 वोल्ट को 110 करके देगा। तो ऑब्वियसली आप बल्ब को आउटपुट में ज्वाइंट करेंगे। तो ये जो मिला वो आउटपुट का पावर है। ये जो वोल्टेज है वो सेकेंडरी कॉइल का वोल्टेज है। मेंस, मेंस बोला है मतलब सप्लाई होगा, तो ये प्राइमरी का वोल्टेज है। इफ द करंट इन अ मेंस, मेंस करंट मतलब इनपुट करंट है, आईपी बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, आईपी बोलेंगे। द एफिशिएंसी ऑफ द ट्रांसफॉर्मर इज अप्रोक्सीमेटली, तो एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होता है, आउटपुट पावर, आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर, याद रखो। जनरली हम एफिशिएंसी कोई भी चीज की ऐसे ही गिनते हैं, हमने जो एफर्ट लगाया और हमको सामने से क्या मिला, आउटपुट, तो आउटपुट अपॉन इनपुट करके एफिशिएंसी फाइंड करेंगे। तो आउटपुट पावर तो आपको पता है 100, लेकिन इनपुट का पावर, भाई इनपुट का पावर हम लिख देंगे वीपीआईपी। पावर की फॉर्मूला क्या है, इलेक्ट्रिक पावर की वीआई। तो इनपुट में आपके पास कौन कौन है, वोल्टेज भी है, करंट भी है, तो पावर मिल जाएगा। तो यहां पर ये 100 हुआ, ये आपका 220 वोल्ट हुआ, और करंट आपको 0.5 दिया है, तो यहां पे हो जाएगा 100 अपॉन 110, ये कट हो गया, 10 अपॉन 100 11, 10 अपॉन 11 0.909 आता रहेगा, 9090 आता रहेगा। ओके, तो परसेंटेज वाइज इसको निकालना है तो 90% निकाल सकते हो, चलेगा उसके नजदीक, बराबर है। तो आंसर क्या आ गया, बी। 24, what is the value of inductance for L for which the current is maximum, भाई करंट मैक्सिमम बोला है, in LCR circuit with C is equal to 10 microfarad and omega is 1000। सिंपल, ओमेगा हमको 1000 दिया है, करंट हमको मैक्सिमम चाहिए। भाई करंट मैक्सिमम चाहिए तो हमको क्या करना पड़ेगा, सर्किट में रेजोनेंस करना पड़ेगा, और रेजोनेंस के लिए हमको ओमेगा इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला याद है, 1/√LC। तो दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे तो यहां पर LC हो जाएगा, तो L को सब्जेक्ट बना लो तो 1/ω² C हो जाएगा। 1/ω कौन है भाई साहब, 10 की 3 पावर का स्क्वायर, और C कौन है बच्चों, 10 माइक्रोफेराड, सही है। तो ये और ये तो निकल गया, तो हमको मिला यहां पे 0.1 हेनरी। ओके, लेकिन हमको यहां पर मिली में लाना है, तो इसको एक काम करेंगे, 100 कर देंगे इंटू 10⁻³ हेनरी कर देंगे, तो 100 मिली एम्प, यही आंसर आ गया, देखो है ना। ये तो 0.1 हेनरी मिला था, लेकिन मुझको क्या करना था, मिली हेनरी, तो मैंने 3 पॉइंट आगे कवर कर लिए, बराबर। नेक्स्ट 25th, इन एसी सर्किट EMF and the current I at any instant are given by respectively this equation। okay, EMF है मतलब वोल्टेज है और करंट है, दोनों सेम साइन है, तो फेज डिफरेंस 5 हो जाएगा। तो एवरेज पावर इन द सर्किट ओवर 1 साइकिल, अरे पावर का फॉर्मूला हमने पढ़ा है, मैक्सिमम पावर VM IM/2 cos phi ले लो बच्चों। चलो VM कौन है मैक्सिमम, यहाँ पे E0 है, वहां पे करंट I0 मैक्सिमम है बाय 2 cos phi। ये तो MCQ था, लेकिन ऐसे भी मजाक होते रहते हैं। 26, पावर डिसिपेटेड इन LCR सर्किट कनेक्टेड टू एन AC सोर्स ऑफ EMF E। चलो पावर पूछा है, तो मैंने अभी पावर के फॉर्मूले सारे लिखाए थे, आपको याद होने चाहिए। DC में हम क्या लिखते हैं, भाई DC में हम लिखते हैं V²/R, लेकिन हम AC में क्या लिखेंगे, V²/Z। R की जगह पे यहां पे रेजिस्टेंस इंपीडेंस आएगा और साथ में पावर फैक्टर आएगा, सिंपल। तो यहां पर V²/Z, cos phi क्या होता है, R/Z। तो देखो आपका फॉर्मूला बन जाएगा पावर का V²/Z² इंटू R। चलो, तो V मतलब PD कौन है, आपको सोर्स EMF का दिया है, तो E²R अपॉन Z मतलब कौन, √R² + XL - XC, लेकिन स्क्वायर है तो हम स्क्वायर रूट नहीं करेंगे,
तो यहां पे आ जाएगा आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल माइनस 1 अपॉन ओमेगा सी का स्क्वायर। कहां पर ऐसा आंसर, ऐसा आंसर कहां पर, ये रहा डी है ना, डी आ जाएगा, सही है। नेक्स्ट 27, a 220 volt input is supplied to a transformer. The output circuit draws a current of 2 ampere at 440 volt. If the efficiency of the transformer is 80%, the current drawn by the primary winding of transformer is, भाई देखो ये इनपुट है, इनपुट मतलब वीपी, क्या कर रहे हैं, आउटपुट सर्किट में करंट मिल रहा है कितना, आउटपुट सर्किट में करंट कितना मिल रहा है 2 एम्पियर, और वोल्टेज कितना मिल रहा है ये रहा, और एफिशिएंसी क्या है 80%। तो प्राइमरी का आपको क्या करंट गिनना है। ओके, तो सिंपल चीज, ईटा क्या होता है, आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर। तो हम यहां पे लिख सकते हैं कि भाई आउटपुट पावर इज इक्वल टू ईटा इंटू इनपुट पावर। आउटपुट पावर वीएस आई एस, एफिशिएंसी 80% है तो उसको हम 0.8 लिख सकते हैं, या तो 80/100 कर सकते हो। और पी आई, तो इनपुट पावर क्या होता है वीपीआईपी। क्या आपके पास जीवन में सारी वैल्यू है। सो वीएस कितना है 440, आईएस कितना है 2, ये 0.8 हो गया। वीपी कौन है बच्चों 220 है, और आईपी हमको फाइंड करना है। तो ये आपको कट होके यहां पे 2 मिलेगा, ये 4 हो जाएगा अपॉन 0.8 आ जाएगा। तो यहां पे आईपी, यहां पे आपको 5 एम्पियर मिल जाएगा। 5 एम्पियर इज द आंसर। सही है, सही है, बिल्कुल इजी। 28, द आरएमएस वैल्यू ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस V शोन इन द फिगर इज। ये सर्किट में आपको आरएमएस वैल्यू फाइंड करनी है। हमको जनरली ये पता है कि भी आरएमएस वैल्यू क्या है Vm/√2, लेकिन वो जो होती है वो साइन्यूसॉइडियल वेव के लिए होती है। साइन्यूसॉइडियल वेव मतलब जो साइन शेप में होंगे या कोसाइन शेप में होंगे, उनकी आरएमएस वैल्यू ये होगी। लेकिन बच्चों ये देखो यहां पर जो वेव है वो स्क्वायर शेप में है, रेक्टेंगुलर शेप में है। और ये भी अलग चीज है कि 0 से एक टाइम पीरियड के लिए फॉर फर्स्ट हाफ टाइम वी गेट वोल्टेज, बट फॉर नेक्स्ट हाफ टाइम वी डोंट हैव एनी काइंड ऑफ वोल्टेज। तो फिर क्या करेंगे यहां पे, तो हमको आरएमएस निकालना है, तो हम सिंपल फॉर्मूला ये यूज करेंगे कि भाई आरएमएस कैसे निकालते हैं, स्क्वायर रूट किसका, वोल्टेज के स्क्वायर के एवरेज का, द स्क्वायर रूट ऑफ मीन वैल्यू ऑफ स्क्वायर ऑफ वोल्टेज। तो लेकिन मुझको यहां पे पहले तो मीन वैल्यू निकालनी पड़ेगी, समझो ध्यान से। मीन वैल्यू कैसे निकालते हैं भाई, एक टाइम पीरियड के लिए मीन वैल्यू निकालनी है तो 0 से t तक वोल्टेज के स्क्वायर का इंटीग्रेशन। सही है, ओके। और हाँ, ये तो सिर्फ इंटीग्रेट किया, और जिस टाइम से हमने इंटीग्रेट किया उसी से डिवाइड कर देंगे तो हमको एवरेज वैल्यू मिलेगी। सही है, अभी ध्यान से देखना बच्चों, हम यहां पे क्या कर सकते हैं, देखो 0 से t/2 तक आपको वोल्टेज मिल रहा है, t/2 से t तक आपको वोल्टेज नहीं मिल रहा है। सो वी हैव टू डिवाइड दिस इंटीग्रेशन 0 to t इन 2 इक्वल पार्ट्स, फ्रॉम 0 to t/2 एंड t/2 t, क्योंकि वोल्टेज दोनों में अलग अलग मिल रहा है। तो हम इंटीग्रेशन करेंगे यहां पे 0 से t/2 का, और उस वक्त आपका वोल्टेज है v0² dt। देखो ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट है मतलब कोई वैल्यू नहीं है, कोई वेरिएबल टर्म्स नहीं है यहां पे, प्लस t/2 से लेके t तक फिर से उसका इंटीग्रेशन करेंगे v² का, लेकिन वो कितना है 0 है, तो ये तो 0 ही हो जाएगा, निकाल दो उसको। चलो, तो यहां पर 1/t इसका इंटीग्रेशन, अरे ये तो कांस्टेंट है भाई, तो इसका तो बाहर ले लो, और यहां पे क्या बनेगा 1 का इंटीग्रेशन t होता है 0 से t/2, और इसका तो 0 हो गया। तो यहां पे v0²/t, एक बार अपर लिमिट रखेंगे तो t/2 माइनस 0, तो देखो t कैंसिल हो गया, तो आपको मिला v0²/2। तो जो आपको आरएमएस वैल्यू निकालनी है तो आप यहां पे कर सकते हो अंडर रूट, इसको रख दो अंदर, तो v0²/2, तो हमको वही वैल्यू मिली v0/√2 जो पहले थी साइन्यूसॉइडल में, वही मिल रही है। लेकिन बच्चों यह इसलिए मिली क्योंकि ये सेकेंड हाफ में हमको वोल्टेज नहीं मिल रहा था। मान लो कि हमारा ग्राफ ऐसे होता, ये वोल्टेज का ग्राफ ऐसे होता, तो यहां पर भी वोल्टेज मिल रहा है, यहां पर भी मिल रहा है। तो जब आप यहां पे
निकालते तो मुझको दो पार्ट में डिवाइड नहीं करना पड़ता, क्योंकि ये पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, आरएमएस निकालते वक्त हम एवरेज किसका ले रहे हैं, वी स्क्वायर का, तो दोनों टाइम हमको V0 ही मिलता वोल्टेज, तो हमको यहां पे क्या मिलने वाला था, V0, तो आपका वोल्टेज V0 ही होता। कौन होता, V0 ही। पता चला, याद रखना। नेक्स्ट, in the given circuit the reading of the voltmeter V1 and V2 are 300 each। बट यहां पर 300 वोल्ट शो कर रहा है, यहां पर भी 300 वोल्ट शो कर रहा है। the reading of voltmeter V3 and the ammeter A are respectively। भाई यहां पर आप सर्किट को देखो, LCR सीरीज में है, आपने यहां पे L का वोल्टेज VL 300, VC वो भी 300, तो ये दोनों सेम है, VL एंड VC आर सेम, तो यहां पे तो रेजोनेंस हो गया। भाई रेजोनेंस हो जाएगा तो सर्किट में L और C को निकाल ही दो भाई, तो बचा कौन, रेजिस्टेंस। तो ये जो भी पीडी है, सर्किट का टोटल पीडी है, वो किसको मिलेगा, रेजिस्टेंस को ही मिलेगा। तो आपका जो V3 है वो आएगा आपका 220 वोल्ट। सो द रीडिंग ऑफ वोल्टमीटर V3 is 220 volt and what is the current, but current I is equal to V by R, मतलब V by Z लिख सकते हैं वैसे तो Z, लेकिन हमको पता है रेजोनेंस हुआ है तो Z is equal to R। V कितना 220, रेजिस्टेंस कितना 100, तो करंट आपको 2.2 एम्पियर मिल जाएगा। कहां पर है ऐसा आंसर, 220 एंड 2.2, तो हमको मिला B। सही है, सही है। 30, a condenser of capacity C is charged to potential difference of V1। ओके, कंडेंसर मतलब कैपेसिटर जिसको हमने V1 वोल्ट से चार्ज किया है। The plates of condenser are connected to an ideal inductor of inductance L। The current through the inductor when the potential difference across the conductor reduced to V2। मतलब समझो क्या बोला है कि एक कैपेसिटर था C कैपेसिटेंस का, जिसको हमने V1 वोल्ट से चार्ज किया, उसके साथ हम एक इंडक्टर लगा देते हैं। जैसे इंडक्टर लगाया उस वक्त करंट कितना था, 0 था। जैसे इंडक्टर लगाया उस वक्त करंट 0 था, इनिशियल करंट। फिर थोड़ी देर बाद इसका वोल्टेज ड्रॉप हो गया, V2 हो गया, लेकिन उस वक्त इंडक्टर में कुछ करंट होगा, तो करंट फाइंड करना है। मैं तो सिर्फ एक ही चीज जानता हूं, हियर रेजिस्टेंस इज एब्सेंट, तो जो भी एनर्जी कैपेसिटर लॉस करेगा, इंडक्टर गेन्स टोटल एनर्जी, बराबर। तो यहां पर लिखेंगे एनर्जी लॉस्ट बाय कैपेसिटर इज इक्वल टू एनर्जी गेन्ड बाय इंडक्टर। कैपेसिटर की एनर्जी 1/2 C1V स्क्वायर माइनस 1/2 C2V स्क्वायर। मैं नेगेटिव साइन को निगलेक्ट कर देता हूं। कैपेसिटर के पास इतनी एनर्जी थी, वोल्टेज ड्रॉप हो गया तो अभी एनर्जी इतनी हो गई, 1/2 CV स्क्वायर, चैप्टर 2 में हमने पढ़ा है। इंडक्टर, भाई इंडक्टर में इनिशियल तो 0 थी, लेकिन जब फाइनल करंट आई होगा तो उसकी एनर्जी क्या होगी, 1/2 LI स्क्वायर। तो देखो 1/2 सब में से काट दिया, तो I स्क्वायर को सब्जेक्ट बना दोगे तो यहां पे C V1 स्क्वायर माइनस V2 स्क्वायर अपॉन L, और इसका स्क्वायर रूट ले लो। अभी इसका स्क्वायर रूट ले लो तो क्या आ जाएगा, कहां पर है ऐसा आंसर, कहां पर है ऐसा आंसर, अरे भाई साहब ये तो डी में है। सही है, सही है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, an AC voltage is applied to a resistance R and the inductor L in circuit if R and inductive reactance are both equal to 3 ohm। okay, the phase difference between applied voltage and current in the circuit। भाई सर्किट में कौन है, सिर्फ R है, L है, C नहीं है। और फेज डिफरेंस आपको पूछा है, तो फेज डिफरेंस इज इक्वल टू XL माइनस XC अपॉन R। आपको बोला क्या है, आपका XL भी 3 है, R एंड इंडक्टिव रिएक्टेंस बोथ आर 3 ओम, और ये तो C तो है नहीं, तो अपॉन 3 क्या हो जाएगा 1, तो tan phi इज इक्वल टू 1, phi लिख सकते हो 45 डिग्री। कहां पर है ऐसा, इट इज π/4 लिख सकते हो। सही है, सही है। 32, a coil of resistance 30 ohm and inductive reactance 20 ohm at frequency 50 hertz। ओके, तो जब आपकी फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज थी, तब रेजिस्टेंस था 30 ओम और इंडक्टिव रिएक्टेंस XL कितना था, 20 ओम। इफ एन AC सोर्स ऑफ 200 वोल्ट, भाई हमने अभी सोर्स लिया, V आपका कितना लिया है 200 वोल्ट, इसको RMS वैल्यू बोल सकते हैं।
लेकिन उसकी फ्रीक्वेंसी देख लो, उसकी फ्रीक्वेंसी है, पर यहाँ पे एफ लिख लेता हूं मैं, क्योंकि मैंने ऊपर एफ लिखा है तो नीचे भी एफ ही लिखूंगा। फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी एफ कितनी है? 100 ओम, 100 हर्ट्ज। तो बच्चों समझो, इज कनेक्टेड अक्रॉस द कॉइल, द करंट इन द कॉइल विल बी, भाई करंट क्या होगा? I इज इक्वल टू वी बाई जेड। बच्चों Z कौन होगा? Z होगा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर, क्योंकि सर्किट में C नहीं है तो इंपीडेंस क्या होगा? आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर। एक्सएल क्या होता है? ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर। सही है कि नहीं? लेकिन बच्चों यहां पे ध्यान रखें एक चीज, देखो इसको मैं एक्सएल ही रखता हूं, यहां पे थोड़ा समझा देता हूं तो इजी पड़ेगा आपको। यहां पे एक्सएल स्क्वायर रखो। जब आपकी फ्रीक्वेंसी 50 थी, रेजिस्टेंस 30 था, एक्सएल 20 था। जब आपने फ्रीक्वेंसी 100 की तो रेजिस्टेंस तो आपका 30 का ही रहेगा, इट डज नॉट डिपेंड ऑन द फ्रीक्वेंसी, बट एक्सएल, तो एक्सएल क्या होता है? 2 पाई एफ एल, 2 पाई फ्रीक्वेंसी है ना। तो फ्रीक्वेंसी जो आप 50 पे 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी थी, तब एक्सएल आपका 20 था। तो फ्रीक्वेंसी आप डबल कर दोगे, फ्रीक्वेंसी 100 कर दी, डबल कर दी, डबल कर दी, तो नया एक्सएल आपका हो जाएगा, इसको ट्वाइस कर दोगे तो अभी ये हो जाएगा 40 ओम। घुसा दिमाग में? जब फ्रीक्वेंसी 50 ओम थी तो एक्सएल की वैल्यू थी 20 ओम, लेकिन आपने फ्रीक्वेंसी 100 कर दी, मतलब डबल कर दी, तो ये भी डबल हो जाएगा। तो याद रहे, ये गलती ना हो। तो I इज इक्वल टू, वोल्टेज कितना है? 200, रेजिस्टेंस कितना है? 30 ओम का स्क्वायर, प्लस एक्सएल कितना है? 40 हमने किया। तो बच्चों इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो नीचे 50 आ जाएगा, तो आपका करंट आ जाएगा 4 एम्पियर। सही है? बिल्कुल सही है जी, सही है। नेक्स्ट पढ़ो ध्यान से। इन एसी सर्किट ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज इज गिवन दिस। ओके, तो हमारे लिए ये कौन होगा? वीएम वैल्यू होगी, और ये आपका ओमेगा होगा 100, इज कनेक्टेड टू कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटी 1 माइक्रोफैराड। The RMS value of the current in the circuit. But what is the RMS value of the circuit? IRMS is equal to VRMS upon Z. लेकिन बच्चों हमको ये इक्वेशन है, इक्वेशन में जो वोल्टेज मिलेगा वो हमको मैक्सिमम मिलेगा। सो VRMS की जगह पे हम रख सकते हैं VM बाय √2। सही है। और Z कौन है? भाई सर्किट में सिर्फ कैपेसिटर है, सर्किट में सिर्फ कैपेसिटर है, तो रेजिस्टेंस नहीं है, एक्सएल नहीं है, तो हमको Z मिलेगा सिर्फ 1/ω/c। XC जितना मिलेगा, XC होता है 1/ω/c। तो यहां पर VM ω/c ऊपर चला जाएगा अपॉन √2। कर लो बच्चों, चलो VM क्या है? 200 √2 अपॉन √2। ओमेगा कौन है? 100। और C कौन है बच्चों? C कौन है? 1 माइक्रोफैराड, इट इज 10⁻⁻⁶। तो यहां पर √2 गया। मुझको आंसर मिली में लाने हैं, तो मैं -3 रखने का ट्राई करूंगा। तो यहां पे 1 2 3 यहां पे दे देता हूं, तो 20 × 10⁻³ एम्पियर लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा मिली एम्पियर। तो आंसर आपका क्या होगा? 20 मिली एम्पियर। आंसर हमको मिली में लाना था, तो मैंने ये लिख दिया। सही है, बिल्कुल सही है जी। नेक्स्ट, the instantaneous value of alternating current and voltage in the circuit is given this. I is equal to 1/√2 sin 100 pi t, this is the current, and EMF 1/√2 sin 100 t pi by 3 volt, the average power in the watt. जब भी इक्वेशन दिए है तो आपको वैल्यूज कौन सी मिलेगी? ये आपकी वैल्यू आपको IM मिलेगी, ये आपको वोल्टेज VM मिलेगा, और यहां से आपको कुछ फेज डिफरेंस मिलेगा। तो हम यहां पे लिख सकते हैं कि पावर की वैल्यू जो इक्वेशन से लिखनी है, तो RMS नहीं, VM IM/2 लिख लो, और यहां पे cos phi हो जाएगा भाइयों। तो VM कौन है? भाई VM हमारे पास 1/√2, IM कौन है? वो भी 1/√2, और नीचे कौन है? 2 इंटू cos phi। इसकी फेस देखो 100 पाई टी, इसकी फेस 100 पाई टी प्लस π/4, मतलब यहां पे cos π/3 होगा, इसकी वैल्यू होगी 1/2। हाँ, तो 2 2 जा √2 2 2 जा 4, और ये 4 आएगा, तो पावर हो जाएगा 1/8। कहां पर है ऐसा आंसर? सो कंजप्शन ऑफ पावर इज 1/8। 35th, a series LCR circuit is connected to an AC voltage source. When L is removed,
from the circuit, the phase difference between what current and voltage is pi by 3. If instead of L, C is removed from the circuit, the phase differences between current and voltage is again pi by 3. So the power factor of the circuit, मैं बोलूं डायरेक्ट 1, डायरेक्ट 1. क्यों बच्चों, पता चलना चाहिए. हम यहां पे लिखेंगे फेज डिफरेंस क्या होता है, एलसीआर सर्किट में होता है एक्सएल माइनस एक्सी अपॉन आर. हम इसको मॉड्यूलस में लिखेंगे, हमको नेगेटिव साइन से लेना देना नहीं है. तो जब मैंने कैपेसिटर को रिमूव, सॉरी मैंने किसको रिमूव किया था पहले, ओके मैंने पहले एल को रिमूव किया था, इंडक्टर को रिमूव किया था. भाई जब इंडक्टर को रिमूव करेंगे तो सर्किट में कौन रहेगा, आर और सी रहेंगे सिर्फ. सही है ना. तो यहां पर मैं लिख सकता हूं उस वक्त आपको फेज डिफरेंस मिला था पाई बाय 3. हाँ ये बात अलग है, ये बात अलग है कि उस वक्त करंट लीड्स वोल्टेज, करंट आगे होगा वोल्टेज पीछे होगा, कितना, पाई बाय 3. फिर आपने क्या किया भाई, पहले अटेम्प्ट में आपने एल को रिमूव किया, दूसरे अटेम्प्ट में आप किसको रिमूव करने जा रहे हो, कैपेसिटर को. तो सर्किट में अभी कौन रहेगा, एक्सएल रहेगा. लेकिन आपको फिर से फेज डिफरेंस पाई बाय 3 मिला और फॉर्मूला तो वही बनेगा जैसे ये एक्सी अपॉन आर बन रहा था, ये एक्सएल अपॉन आर बन रहा है. लेकिन अभी वोल्टेज आगे होगा. जब आपने एल को रिमूव किया, सी था आर था, तो वोल्टेज पीछे था, करंट आगे था. अभी उल्टा हो जाएगा, लेकिन हमको तो वैल्यू से लेना देना है. तो हम यहां पे बोल सकते हैं कि ये सब सेम है, ये सेम, आर आर सेम. तो यहां पर क्या हो गया, एक्सी इज इक्वल टू एक्सएल हो गया. भाई ये दोनों सेम हो गए, उसका मतलब रेजोनेंस हो गया. और ये कौन सी कंडीशन है, रेजोनेंस है ना. तो यहां पर Z इज इक्वल टू आर हो जाएगा. तो फिर पावर फैक्टर का फॉर्मूला है cos फाई इज इक्वल टू आर अपॉन Z, ये दोनों सेम है तो 1 हो जाएगा. कहां पर है ऐसा आंसर, तो हमको मिलेगा C. सही है, सही है. 36. A coil of self-inductance L is connected in series with a bulb B and AC source. Okay, brightness of the bulb decreases when, यहां पर रेजिस्टेंस होना चाहिए R. ओके, एक बल्ब है, इसके साथ हमने एक इंडक्टर कनेक्ट किया है, इसके साथ हमने एक इंडक्टर कनेक्ट किया है. चलो ये बल्ब है, उसके साथ अभी इंडक्टर, बड़ा इंडक्टर कनेक्ट करते हैं. उसको हम एसी बैटरी के साथ कनेक्ट करते हैं. यहां पे यहां से करंट फ्लो होगा I. हमको सिंपल चीज पता है, जब बल्ब में से करंट इंक्रीज होगा तो वो ज्यादा ग्लो करेगा, उसकी लाइट इंटेंसिटी इंक्रीज होगी. जो करंट डिक्रीज होगा तो डिक्रीज होगा. सही है कि नहीं है, सही है. तो फिर हमको ये देखना है कि करंट हमको क्या करना है, ब्राइटनेस डिक्रीज करनी है. जो ब्राइटनेस डिक्रीज करनी है तो करंट का फॉर्मूला हम लिखेंगे यहां पे V अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर. अरे बच्चों मैंने डायरेक्ट ऐसे क्यों लिख दिया, सर्किट में रेजिस्टेंस है, इंडक्टर है, रेजिस्टेंस है, इंडक्टर है, कैपेसिटर नहीं है. तो यहां पे ये वैल्यू लिखी मैंने, बराबर कि नहीं. अभी मुझको क्या करना है, करंट को मुझको डिक्रीज करना है. करंट को डिक्रीज करना है क्यों, ब्राइटनेस डिक्रीज करनी है. ब्राइटनेस डिक्रीज करने के लिए करंट डिक्रीज करना पड़ेगा, करंट डिक्रीज करने के लिए इंपीडेंस इंक्रीज करना पड़ेगा. चलो ये हमको इंक्रीज करना है, कैसे करेंगे, फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स इज डिक्रीज. नहीं भाई, इसको इंक्रीज करना है तो फ्रीक्वेंसी तो आपको बढ़ानी पड़ेगी, ओमेगा बढ़ाना पड़ेगा, तब जाके ये बढ़ेगा. लेकिन अभी डिक्रीज बोला है तो ये आंसर तो नहीं आएगा. नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल इज रिड्यूस्ड. भाई इंडक्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, म्यू 0 n स्क्वायर A बाय L. हमने पढ़ा है इंडक्टर का इंडक्टेंस क्या होता है, ये जो आप नंबर ऑफ टर्न्स इंक्रीज करेंगे, सॉरी रिड्यूस करेंगे, नंबर ऑफ टर्न्स रिड्यूस करेंगे तो एल रिड्यूस होगा, और रिड्यूस होगा तो ये रिड्यूस होगा तो करंट तो इंक्रीज होगा, वो भी नहीं चलेगा. कैपेसिटेंस ऑफ रिएक्टेंस XL इज इक्वल टू XC इज इंक्लूडेड. अरे XL इज इक्वल टू XC इंक्लूड करेंगे तो ये पूरा टर्म निकल जाएगा, रेजोनेंस हो जाएगा. तो फिर करंट फिर मैक्सिमम बनेगा, तो वो भी नहीं आएगा. अभी एन आयरन रॉड इज इंसर्टेड इन द कॉइल. ओके, इसके अंदर हम एक काम करते हैं, एक आयरन रॉड इंसर्ट कर देते हैं. आयरन रॉड ये एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है. भाई ये फेरोमैग्नेटिक मटेरियल जिसकी परमिएबिलिटी काफी हाई होती है. तो जब हम इसके अंदर आयरन रॉड डालेंगे, इसकी परमिएबिलिटी क्या हो जाएगी, नया इंडक्टेंस क्या हो जाएगा, म्यू आर म्यू 0 n स्क्वायर A बाय L. तो परमिएबिलिटी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की काफी हाई होती है,
और हाई होगी तो इसका इंडक्टेंस इंक्रीज होगा, इंडक्टेंस इंक्रीज होगा तो इंपीडेंस भी इंक्रीज होगा, तो करंट डिक्रीज होगा तो उसकी ब्राइटनेस डिक्रीज होगी। तो हमारा आंसर कौन बैठेगा? डी बैठेगा। सही है, सही है। नेक्स्ट, a transformer having efficiency 90% is working on 200 वोल्ट and 3000 मतलब 3 किलोवाट। ये आपको उसकी एफिशिएंसी दी है। सही है, ये आपको एफिशिएंसी दी है, ये आपको प्राइमरी वोल्टेज दिया है, ये उसका इनपुट पावर दिया है, कितना इनपुट पावर? 3 किलोवाट। इफ द करंट इन द सेकेंडरी कॉइल इज 6 एम्पियर, ये आपको सेकेंडरी कॉइल का करंट दिया है। पेन चेंज कर देता हूं मैं। द वोल्टेज अक्रॉस सेकेंडरी कॉइल एंड द करंट इन प्राइमरी कॉइल, मुझको क्या क्या दिया है? इनपुट पावर आपके पास है 3 किलोवाट मतलब 3000 वाट। फिर इनपुट वोल्टेज आपके पास है जिसको हम प्राइमरी वोल्टेज बोलते हैं, वो है 200 वोल्ट। तो आपको पहले, अरे यार ये ओ किसने लिखा? ओ लिखा किसने यहां पे? मैं नहीं लिखा था, ये इनपुट है ना, इनपुट है ये। ओके, तो इनपुट पावर इज इक्वल टू इनपुट वोल्टेज, इनपुट करंट मतलब प्राइमरी का। ये आपके पास 3000 है, ये आपके पास 200 है और ये आईपी। सो आईपी हमको मिल जाएगा 15 एम्पियर। आईपी क्या मिला बच्चों? तो 15 एम्पियर मिल गया। तो हमारा प्राइमरी कॉइल में करंट 15 एम्पियर आ गया। लेकिन हमको फाइंड करना है सेकेंडरी कॉइल का पावर वोल्टेज। तो हमको अभी पता होना चाहिए कि भाई आउटपुट इज इक्वल टू 90% ऑफ इनपुट। क्यों पता चला ऐसा? क्योंकि हमको एफिशिएंसी दी है, एफिशिएंसी इज इक्वल टू 90%। इट मींस ट्रांसफॉर्मर ट्रांसफॉर्म्स हाउ मच पावर? 90% ऑफ इट्स इनिशियल पावर। We get 90% of initial power in secondary coil. So the secondary coil में power, output power is 90% of input. ये आपका VS IS हो जाएगा, ये आपका 0.9 हो जाएगा और ये आपका 3000 तो था ही। ओके, तो VS मुझको फाइंड करना है। IS आपको दिया है 6, ये 6 होगा लेकिन नीचे जाएगा तो 0.9 इंटू 300 अपॉन 6 है तो यहाँ पे 500 कर सकते हो। ये कौन हो गया? 500 इंटू 50 इंटू 9 450। तो देखो VS आपको मिला 450 और IP आपको मिला 15 एम्पियर। तो कहां पर है ऐसा आंसर? तो आंसर मिल जाएगा हमको बी में। सही है, सही है, सही है, बिल्कुल जी। 38, a series RC circuit is connected to an alternating voltage source. Consider two situations when the capacitor is in air। चलो उसका कैपेसिटेंस मैं C मान लेता हूं। When the capacitor is filled, mica filled, by mica is a dielectric material which has dielectric constant greater than 1. It means when we fill capacitance plate region between capacitor plate with mica, its capacitance becomes k times, मतलब increase होगा capacitance. Current through the resistor is I and voltage across the capacitor is V. Then समझना बच्चों, बहुत अच्छी सी चीज है ये। मतलब आपने सर्किट में क्या किया? करंट की बात हो रही है और वोल्टेज की बात हो रही है। एक काम करते हैं, डायरेक्ट करंट पे ही फोकस करते हैं और वोल्टेज पे फोकस करते हैं। कहां गया? ओके, ये ले लेता हूं। चलो, आई करंट क्या हो गया? V अपॉन Z कौन होगा? R² प्लस 1 अपॉन ओमेगा स्क्वायर C²। सिंपल। करंट का फॉर्मूला हमारे पास है V अपॉन Z कौन है? इंपीडेंस। सर्किट में L नहीं है, R और C है, तो R² प्लस 1 अपॉन ओमेगा स्क्वायर C² हो गया। इनिशियली आप देख सकते हो कि जब कैपेसिटेंस C रहा होगा, C है, तब करंट I है। अभी कैपेसिटेंस K टाइम हो रहा है, कैपेसिटेंस K टाइम हो रहा है, K टाइम, ये K टाइम होगा, K टाइम। तो कैपेसिटेंस K टाइम हुआ तो ये डिक्रीज होगा, ये डिक्रीज होगा तो पूरा भी डिक्रीज होगा, पूरा डिक्रीज होगा तो करंट इंक्रीज होगा। तो हम यहां पे लिख सकते हैं करंट इन सेकंड केस इज ग्रेटर देन करंट इन फर्स्ट केस। ऐसा है कहीं पर? नहीं भाई, कहीं पर तो ऐसा है नहीं, तो ये तो चलेगा नहीं। चलो भी वोल्टेज की बात करते हैं। सो V इज इक्वल टू, करंट इंक्रीज होगा ना, हाँ, तो V इज इक्वल टू I R, ये रेजिस्टेंस के अक्रॉस। अरे हमको कैपेसिटेंस के अक्रॉस पूछा नहीं, अरे 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 अरे, हमको कैपेसिटेंस के अक्रॉस वोल्टेज पूछा है।
कैपेसिटर का है VC इज इक्वल टू आई एक्सी, और यहां पे लिखेंगे आई एक्सी मतलब 1/ओमेगा c। फिर से देखते हैं, यहां पर अब कैपेसिटर पहले कितना था भाई, पहले कैपेसिटेंस था C, सही था, कैपेसिटेंस C था। अभी आपने K टाइम्स कर दिया, कैपेसिटेंस K टाइम्स हो गया तो वोल्टेज डिक्रीज हो जाएगा, वोल्टेज डिक्रीज हो जाएगा किसका, कैपेसिटेंस का। मतलब यहां पे VA ज्यादा होगा और जो सेकंड केस है उसमें VB कम होगा। ऐसा है कहीं पे आंसर, ओ ये रहा बी में ये रहा, सही है, सही है। 38, a resistance R draws power P when connected to an AC source. If the inductance is now placed in a circuit with the resistance such that the impedance of the circuit becomes Z, the power drawn will be। पर पावर का फॉर्मूला चलो फिर से लिख लें। पहले आपकी जो सर्किट थी उसमें मान लो कि सिर्फ रेजिस्ट, अरे 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 अरे, पहले आपकी सर्किट में सिर्फ रेजिस्टेंस था, तो पावर क्या रहा होगा, V²/R बोल दो, चलो V²/R बोल देते हैं। फिर आपने क्या किया, इसके साथ आपने इंडक्टर भी ज्वाइन कर दिया, तो अभी नया पावर बोलेंगे तो P' इज इक्वल टू V²/Z cos phi, क्योंकि सिर्फ रेजिस्टेंस होगा तो फाई 0 होगा, ZR होगा, तो ये फॉर्मूला। लेकिन अभी इंडक्टर भी आ गया तो आपको इंपीडेंस लेना पड़ेगा, V²/Z, इसकी जगह पे लिख सकते हैं R/Z। तो यहां पर मुझको आंसर लाना है इनिशियल पावर के फॉर्म में, इनिशियल पावर के फॉर्म में, तो मुझे V²/R चाहिए। तो मैं एक काम कर लू, यहां पे V²/R इंटू R²/Z²। मैंने क्या किया, मुझको इनिशियल पावर लाना था तो मैंने R से डिवाइड किया, R से मल्टीप्लाई किया, तो यहां पे R² हो गया, नीचे R हो गया। ये कौन, ये तो इनिशियल पावर था, P इंटू ये हो गया R/Z का होल स्क्वायर। है कहीं पे ऐसा आंसर, ओ ए में है तो हम इसको टिक कर लेंगे, सिंपल है। तो थोड़ा जुगाड़ू बनना पड़ेगा आपको, क्या करना पड़ेगा, थोड़ा जुगाड़ू बनना पड़ेगा, सही है। चलो नेक्स्ट, an inductor 20 millihenry, a capacitor 50 microfarad and a resistor 40 ohm are connected in series across source of V is equal to 10 sin 340, the power loss in the circuit। आपके पास इंडक्टर है 20 मिली हेनरी, कैपेसिटर है 50 माइक्रोफैराड और रेजिस्टेंस है आपके पास 40 ओम। और सर्किट में देख के आपको पता चलता है कि V मैक्सिमम वैल्यू आपके पास 10 है और ओमेगा आपके पास 340 है, और पावर फाइंड करना है, थोड़ा कॉम्प्लिकेशन होने वाला है। पर पावर का फॉर्मूला यहां पर देख ले, तो पावर का फॉर्मूला क्या था, पावर का फॉर्मूला था V²/Z इंटू cos phi। लेकिन ये RMS वैल्यू होगी तो इसको हम लिख सकते हैं Vm/√2 का स्क्वायर अपॉन Z की जगह पे Z और इसकी जगह पे R/Z। तो हमारे यहां पे हो जाएगा Vm²/2 और यहां पे R/Z²। मुझको यहां पे फाइंड करना पड़ेगा Z मतलब कौन, इंपीडेंस। भाई इंपीडेंस कैसे मिलेगा, तो सबसे पहले तो XL फाइंड करना पड़ेगा ओमेगा L। ओमेगा कितना है 340, L कितना है 20 मिली हेनरी, 20 इंटू 10⁻⁻3, 1 2 3 पॉइंट निकाल दो तो 6.8 ओम हो जाएगा। ये XC भी फाइंड कर लेते हैं, 1/ओमेगा C, 1/ओमेगा, ओमेगा तो हमारे पास है 340 और C हमारे पास रखा था 50 माइक्रोफैराड इंटू 10⁻⁻6। इसको ऊपर जाएगा तो 10,000/34 इंटू 5, 2000/34। क्या आंसर आएगा, ये इतना कॉम्प्लिकेशन होने वाला है। 34,6,204, ये 6 पॉइंट समथिंग आएगा, मतलब 60 के अराउंड आएगा कुछ, 60 चलो ओम लेके चलते हैं, अप्रोक्सीमेटली 60 पकड़ के चलते हैं। तो आपका इंपीडेंस Z हो जाएगा √R² प्लस XL माइनस XC का स्क्वायर। तो ये आपके पास है R² कितना 40 का स्क्वायर प्लस
60 माइनस 7 मतलब 53 का स्क्वायर आपके पास आ ही जाएगा। क्या करेंगे, ये 1600 होगा प्लस 53 इंटू 53, 5 जा 1, 26, 3 3 जा 9, 15, 9 1 8 2 2 8 1 9। इसको करेंगे तो अंडर रूट ये 9 1 4 4। इसका स्क्वायर रूट क्या निकालेंगे, इसका स्क्वायर रूट किसके किसके बीच में आता है, 60 होगा, 70 70 से तो नीचे होगा, 65 ले लें। चलो इसका 65 का स्क्वायर रूट क्या होता है 65, तो ये होता है 4225, नहीं ये उससे थोड़ा ज्यादा होगा, 67 ले लेते हैं। चलो 67 पकड़ के चलता हूं मैं इसको, 67 बराबर है। तो यहां पर Vm कौन है आपका भाई, Vm स्क्वायर मतलब 10 मतलब 100 बाई 2, रेजिस्टेंस कितना है 40, और ये आप उसका स्क्वायर करेंगे 67 इंटू 67। देखो बच्चों क्या होने वाला है, अप्रोक्सीमेटली आ जाएगा बच्चों। एक काम करते हैं इसको हम है ना, इसको हम 4419 लिखते हैं, चलेगा। ये 4000 है अपॉन ये, तो इसको अप्रोक्सीमेटली 1 मान लो, अप्रोक्सीमेटली बोल रहा हूं, लेकिन ये 1 से तो कम होने वाला है, 0.5 से तो कम आएगा। अभी इसको क्या करें, इसका स्क्वायर रूट 36 होगा। मेरे हिसाब से आंसर आप कैलकुलेशन से करना, ये बन जाएगा शायद, फिर भगवान की मर्जी। बाकी ऐसे क्वेश्चन आए तो इसको स्किप करके आगे बढ़ते जाओ, लास्ट में जो टाइम मिले तो फिर इसको गिनो, बाकी ये तो टाइम कंज्यूमिंग है, बराबर कि नहीं। चलो नेक्स्ट 41 पढ़ो ध्यान से, कौन सा है 41। द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस एंड द इंडक्टेंस आर 80 वॉट, 40 वॉट, 100 वॉट रिस्पेक्टिवली, सो द पावर फैक्टर। पावर फैक्टर को हमने बोला है, क्या बोला है, R अपॉन Z। एक काम करता हूं मैं, ऊपर I से मल्टीप्लाई करता हूं, नीचे I से मल्टीप्लाई करता हूं, तो ये आपको मिल जाएगा रेजिस्टेंस का PD और ये टोटल PD। तो VR, मुझको टोटल वोल्ट PD चाहिए, तो VR कौन है भाई, VR होगा VR स्क्वायर प्लस VL माइनस VC का स्क्वायर। VR कौन है बच्चों, VR रेजिस्टेंस का 80 वोल्ट प्लस VL कौन है बच्चों 140 माइनस 100 का स्क्वायर, ये 60 होगा, तो ये आपको 80 स्क्वायर प्लस 60 स्क्वायर मतलब ये 100 आ जाएगा। तो आप यहां पे रख दो, VR आपके पास कितना है, VR आपके पास कितना है 80 और नीचे 100 मिला, तो आपको क्या मिलेगा 0.8। सही है, याद रखना ये। 42, which of the following combination should be selected for better tuning of an LCR circuit used in communication। हमने पढ़ा था LCR सर्किट में जब रेजोनेंस होगा तो हमको नेटवर्क की जो सिलेक्टिविटी होती है वो डिपेंड करती है Q फैक्टर पे, एंड Q फैक्टर होता है 1/R अंडर रूट L बाई सी। थियरी सेक्शन में जाके देखना पड़ेगा आपको ये कॉन्सेप्ट। हाँ, तो Q इज इक्वल टू 1/R अंडर रूट L बाई सी। जितना क्वालिटी फैक्टर ज्यादा उतना ट्यूनिंग शार्पनेस ज्यादा होगी। तो फॉर बेटर सिलेक्टिविटी, फॉर बेटर कम्युनिकेशन वी यूज हाई क्वालिटी फैक्टर। तो क्वालिटी फैक्टर को हाई करना है तो इसकी वैल्यू मुझको स्मॉल रखनी है, सी की वैल्यू भी स्मॉल रखनी है, और एल की वैल्यू आप लार्ज रख सकते हो। क्या रख सकते हो, लार्ज रख सकते हो। ऐसा आंसर कहां पर है, हाई क्वालिटी फैक्टर करने के लिए आर सबसे लो, ओके तो ये फर्स्ट में है, एल सबसे हाई वो भी उसमें है, और सी सबसे लो वो भी उसमें है। ओके बच्चों, तो आंसर आपका आ जाएगा कौन सा, ए। 43, a small signal voltage Vt V0 sin omega t is applied across an ideal capacitor। अरे बच्चों सिर्फ कैपेसिटर है, सर्किट में सिर्फ कैपेसिटर है, रेजिस्टेंस है नहीं, मतलब पावर तो जीरो ही होगा। तो पहले ओवर द फुल साइकिल द कैपेसिटर डज नॉट कंज्यूम एनी एनर्जी ऑफ वोल्टेज सोर्स। ये पहला वाला भी सही है,
क्योंकि when current is increasing in the circuit, capacitor stores energy in its electric field, but when the current decreases, capacitor give energy back to the circuit without losing any kind of energy. So the over a one cycle energy loss is zero. ओके, फिर आगे क्या बोला भाई, सही ये हो गया, लेकिन गलत क्या है वो भी हमको पता होना चाहिए। करंट इज इन द फेज विथ वोल्टेज, मतलब सेम फेज में, गलत। करंट पाई बाय 2 आगे होगा। यहां पे 180 डिग्री बोला है, वो भी गलत। करंट लेग्स बोला है, नहीं, करंट कैपेसिटी सर्किट है तो करंट लीड्स वोल्टेज बाय 90 डिग्री, मतलब ये सब गलत है, ये सही है। 44 फिगर shows the circuit that contains 3 identical resistance, 3 रेजिस्टेंस है, 1 2 3, with inductor 2 मिली हेनरी, 2 इंडक्टर है, ये भी है, ये भी है, एंड आइडियल बैटरी विथ और कुछ बोला नहीं है। ओके, एक कैपेसिटर भी है भाई, वो सर्किट में लिखा नहीं है, लेकिन हम मान लेते हैं कि है यहां पे फिगर में। आइडियल बैटरी विथ एन EMF 18 वोल्ट। भाई ये बैटरी जो आपको दी है उसको गौर करके आप देख सकते हो कि डीसी बैटरी है जिसका वोल्टेज है 18 वोल्ट। द करंट आई थ्रू द बैटरी जस्ट आफ्टर द स्विच क्लोजेस। पर जैसे सर्किट में क्लोज करेंगे, ये डीसी बैटरी है, डीसी बैटरी में ओमेगा क्या होता है, 0। जब ओमेगा 0 होगा तो इसका एक्सएल 0 होगा, तो इंडक्टर एक सिंपल वायर की तरह बिहेव करेगा। इंडक्टर एक सिंपल वायर की तरह बिहेव करेगा, तो उसको ध्यान में ही नहीं लेना है डीसी बैटरी में। कैपेसिटर की बात करेंगे तो 1/ओमेगा-c, तो ये इनफाइनाइट बन जाएगा। भाई इनफाइनाइट बन जाएगा तो ये दोनों, इसका तो कोई मतलब ही नहीं, यहां पे करंट जाएगा ही नहीं, और ये सिंपल वायर है तो इसको कैंसिल कर दो, बात खत्म। सही है। जब डीसी सर्किट कनेक्टेड होगी, डीसी बैटरी, तो इंडक्टर एक नॉर्मल वायर की तरह बिहेव करेगी उसकी कॉइल, और कैपेसिटर वो इनफाइनाइट बन जाएगा, तो इसको लगा लो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो सर्किट में कौन है, 3 रेजिस्टेंस, और तीनों रेजिस्टेंस पैरेलल में है, तो उनका इक्विवेलेंट आ जाएगा R/3। R कितना है टोटल, एक का 9 और ऐसे 3 है, तो आपको इक्विवेलेंट 3 ओम मिल जाएंगे। सो द करंट विल बी V बाय इक्विवेलेंट, तो वोल्टेज है 18 वोल्ट की बैटरी और ये 3, तो आपको करंट मिल जाएगा 6 एम्पियर। सही है, सही है। Next, an inductor 20 millihenry, a capacitor 100 microfarad, and resistor 50 ohm are connected in series across source of 10 sin 314 t. The power loss in the circuit. अरे वापस वही आया यार, पावर फिर से। भाई पावर का फॉर्मूला v²/z इंटू cos फाइ। यहां पे मैक्सिमम पावर करना है तो Vm²/2z, और यहां पे करना पड़ेगा R/z। तो इक्वेशन से हमको Vm² मिल जाएगा बाय 2, और यहां पे R/z² करना पड़ेगा। लेकिन इसके लिए मुझको पहले इंपीडेंस फाइंड करना पड़ेगा। तो आपको देखो यहां पे कौन दिया है, इसको स्टोर कर लूं पहले मैं, इसको मैं पहले स्टोर कर लेता हूं बच्चों। हाँ, तो मुझको ये फाइंड करना है। सही है, तो अभी ध्यान से समझो इसको। मुझको इक्वेशन से Vm मिल जाएगा, ओमेगा मेरे पास है 314, ओमेगा मेरे पास है 314। तो पहले हम Z फाइंड करने का ट्राई करेंगे। क्या फाइंड करना ट्राई करेंगे, Z। भाई Z के लिए मुझको एक्सेल चाहिए, एक्सेल होता है ओमेगा L। ओमेगा आपके पास है, ये आपका Im है, ये आपका ओमेगा है। ओमेगा कितना है, 314। L कितना है, 20 मिली हेनरी, मतलब 10⁻⁻3। ये हो जाएगा 6.28 ओम। 3 पॉइंट कवर कर लो, हो जाएगा। XC क्या होगा, 1/ओमेगा-c। 1/ओमेगा है 314, और C आप ले लो 100 माइक्रोफैराड -4, ये ऊपर चला जाएगा तो 10,000/314। सही है, सही है, तो है वो। अभी मुझको एक चीज पता है, π² जनरली होता है 10, तो 3.14 का स्क्वायर होता है 10। तो मैं काम करूं, क्या काम करूं, चलो ये 2 0 कट कर लेता हूं, तो इसको 3.14 कर देता हूं।
और इसको मैं यहां से कट करूंगा तो 31.4 जैसा कुछ हो जाएगा, ऐसा गेस कर सकते हैं हम लोग, बरोबर है। ओके, तो एक्सएल मिला, एक्सी मिला, तो जेड क्या मिलेगा, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का स्क्वायर। एक्सएल क्या है, आर क्या है बच्चों, 50 का स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी, ये 6.25, और ये तो यहां पर आपको मिल जाएगा, इसको अप्रोक्सीमेटली 6 मान लो, इसको अप्रोक्सीमेटली 3 मान लो, चलेगा बच्चों। तो ये अप्रोक्सीमेटली 25 का स्क्वायर आ जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा, उसको स्क्वायर ही फाइंड करना है ना, तो स्क्वायर 2500 प्लस 625, सही लिखा मैंने, ओके यही है। तो ये हो जाएगा 3125, ओके सही है। चलो यहां पे लिखेंगे तो Vm कौन है, 10 का स्क्वायर मतलब 100 हो जाएगा बाई 2। R आपको दिया गया है 50 और Z कौन है, तो आपने ये करा 3125, इसको करना है, ये हो जाएगा 5000 अपॉन 6250। इसको तो हम कर ही सकते हैं, 0.8 के आजू बाजू आएगा, क्योंकि 125 5 और 125 4/5। ओके, ये तो मैं पक्का ही श्योर हूं कि 0.79 आएगा, बात खत्म। तो थोड़ा ऐसा आपको क्लियर होना चाहिए, मैथमेटिकल टर्म्स आपको आने चाहिए। नेक्स्ट 46, अब 40 माइक्रोफैराड कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू 200 वोल्ट, मतलब VRMS है, ये कौन है, VRMS 50 हर्ट्ज AC सप्लाई, द RMS वैल्यू ऑफ द करंट इन द सर्किट IRMS इज इक्वल टू VRMS अपॉन Z। लेकिन हमको VRMS तो दिया है, लेकिन Z कौन, मैं सर्किट में सिर्फ कैपेसिटेंस है, तो ये 1/ओमेगा C हो जाएगा। तो यहां पे VRMS इंटू ओमेगा C, VRMS आपके पास है 200, ओमेगा आपके पास है नहीं, तो उसकी जगह पे 2 पाई न्यू लिख सकते हैं। न्यू आपके पास फ्रीक्वेंसी कितनी है, 50, और कैपेसिटर आपको 40 दिया है इंटू 10⁻⁻6, कर सकते हो इसको। देखो 50 200 मतलब ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 10,000 और 1 कर दो तो 10⁵, तो ये कट होके पावर हो गई 10⁻⁻1। अब ये 4 इंटू 2 मतलब 8 पाई इंटू 10⁻⁻1, 8 पाई, 8 3 24, 25 का राउंड आएगा कुछ, इंटू 10⁻⁻1, 2.5। सही है, सही है, यही तो है वो आंसर। 47, a series LCR circuit containing 5 Henry inductor and 8 microfarad capacitance and 40 ohm resistor is connected to 230 volt variable frequency AC source. The angular frequency of the source at which the power transfer the circuit is half the power at resonant angular frequency are likely to be। क्वेश्चन क्या बोला है वो हमको क्या करना है, सबसे पहले समझना है। भाई समझो, यहां पर रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी समझने का ट्राई करो, इजी है ये आई है, ये ओमेगा है। हमने पढ़ा था कि जब 0 से स्टार्ट करेंगे तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी तो करंट इंक्रीज होता जाएगा, एक वैल्यू पे मैक्सिमम हो जाएगा। यहां पर जो फ्रीक्वेंसी मिलेगी वो आपकी होगी ω0 रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, और उस वक्त आपको करंट मिलेगा मैक्सिमम, पावर मिलेगा मैक्सिमम। ओके, तो ऐसी एक ही फ्रीक्वेंसी होगी। जब आपको पावर मैक्सिमम मिलेगा वैसी एक ही फ्रीक्वेंसी होगी, कौन सी, ω0 एंगुलर फ्रीक्वेंसी। लेकिन जब पावर हाफ होगा, पावर को हाफ करने के लिए करंट मुझको करना पड़ेगा Im/√2। तो मैक्सिमम से √2 पार्ट का करंट हमको दो फ्रीक्वेंसी के लिए मिलेगा, एक ये फ्रीक्वेंसी ω1 और ये फ्रीक्वेंसी ω2। तो यहां से लेके यहां तक ऐसी फ्रीक्वेंसीज है जिसके लिए मुझको पावर की वैल्यू मैक्सिमम पावर से हाफ मिलने वाली है, और यहां से यहां तक का जो रेंज है उसको बोलते हैं हाफ पावर बैंडविड्थ। क्या बोलते हैं, हाफ पावर बैंडविड्थ, डी रहेगा बीच में। ओके, तो ये डिस्टेंस ले लो, चलो यहां पे ये होगा डेल्टा ओमेगा, ये भी ले लो डेल्टा ओमेगा। भाई
ओमेगा 1 ओमेगा 0 से डेल्टा ओमेगा कम है और ये डेल्टा ओमेगा ज्यादा है, तो आपको टोटल बैंडविड्थ यहां से यहां पे मिलेगी 2 डेल्टा ओमेगा। तो हाफ पावर बैंडविड्थ होती है 2 डेल्टा ओमेगा और वो होती है का आर बाई एल, वो होती है का आर बाई एल। आर क्या है? आर है आपके पास आर 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 40, एल कौन है 5, तो ये आपको मिला 20। अरे अरे आता है कि नहीं? मैथ्स नहीं आता है बोलो फिजिक्स वाले सर को। तो ये आपको 8 मिला, हाफ पावर बैंडविड्थ मिली आपको। लेकिन आपको डेल्टा ओमेगा चाहिए, तो डेल्टा ओमेगा आपको 8/2 मतलब 4 मिलेगा, 4 रेडियन पर सेकेंड। समझो ये हाफ पावर बैंडविड्थ की हाफ मिली। मुझको ये नहीं चाहिए, मुझको वो दोनों फ्रीक्वेंसीज चाहिए, मुझको वो फ्रीक्वेंसीज चाहिए जहां पे पावर मैक्सिमम पावर से हाफ हो रहा है। मतलब मुझको कौन सी फ्रीक्वेंसी चाहिए? ओमेगा 1 और ओमेगा 2, ओमेगा 1 और ओमेगा 2 चाहिए। ओमेगा 1 कितनी है? ओमेगा 0 से डेल्टा ओमेगा कम, और ओमेगा 2 कौन है? डेल्टा ओमेगा से ओमेगा 0 से डेल्टा ओमेगा ज्यादा। तो यहां पर हम सबसे पहले ओमेगा 0 फाइंड कर लेंगे। भाई ओमेगा 0 कौन होता है? अंडर रूट LC होता है। तो ओमेगा 0 चलो लिखे यहां पे 1/L कौन? L कौन 5, C कौन 8 इंटू 10 टू पावर -6। तो यहां पर हो जाएगा इसका स्क्वायर रूट 40। अरे 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 कुछ लफड़ा है, कुछ लफड़ा है यहां पे। ये 80 माइक्रोफैराडे होना चाहिए, मुझको ऐसा लग रहा है। भाई यहां पे 80 माइक्रोफैराडे कर लो, तो ये 80 होगा, तो इसका स्क्वायर रूट 20 निकलेगा और इसका 22 - 3 निकलेगा। हाँ ये मैं सही बोला ना? तो 1000/20, तो ये हो जाएगा 50 हो जाएगा। ओमेगा 0 आपको मिलेगा 50, ओमेगा 0 आपको 50 मिला, तो ओमेगा 1 कितना? भाई ओमेगा 1 हो जाएगा ओमेगा 0 माइनस डेल्टा ओमेगा, मतलब 50 - 4, तो ये 46 आएगा। और ओमेगा 2 कौन बनेगा? ओमेगा 0 प्लस डेल्टा ओमेगा, तो ये 50 + 4 हो जाएगा, तो यहां पे 54 हो जाएगा। तो यहां पर आपको आंसर मिल जाएगा डी। सही है, सही है। 48, an inductor of inductance L, a capacitor of capacitance C, and resistor of resistance R are connected in series to an AC source of potential V watt shown in the figure. Potential difference across L, C and R is 40, 10, 40 respectively. The amplitude of current flowing through LCR circuit is 10√2. The impedance of the circuit, आप यहां पे देख सकते हो, आपको ये VL दिया है, ये VC दिया है, ये VR दिया है। आपको इंपीडेंस चाहिए, तो हमको पता है IRMS, एम्पलीट्यूड बोला है यहां पे, है ना? ओके, तो ये सारे RMS वैल्यू है। तो मैं काम करता हूं, RMS को चलो ना रखते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, रखेंगे। मुझको चाहिए Z, इसको मैं थोड़ा इरेज कर देता हूं। मुझको Z चाहिए इंपीडेंस। भाई Z क्या होता है? VRMS अपॉन IRMS। सही है। तो मुझको VRMS सबसे पहले सर्किट का VRMS फाइंड करना पड़ेगा। तो VRMS क्या होता है? अंडर रूट VR² प्लस VL माइनस VC का स्क्वायर। भाई VR² कौन है? 40 का स्क्वायर। VL कितना? 40 - 10, 40 - 10 का स्क्वायर। तो देखो आपको ये 50 मिलेगा, 50 वोल्ट। ये 30 हो जाएगा तो 50 का वोल्ट रहा। ये आपको RMS वैल्यू मिली, तो हम यहां पे लिख सकते हैं VRMS, लेकिन बच्चों ये तो IRMS है। IRMS होता है Im/√2, क्योंकि आपको यहां पे करंट का एम्पलीट्यूड दिया है, करंट का एम्पलीट्यूड दिया है। तो VRMS कितना बच्चों? VRMS है आपका 50, Im कितना? ये 10√2/√2, √2 गए और ये 5, तो आपको करंट मिल जाएगा और इंपीडेंस मिल जाएगा 5 ओम। सही है, सही है। 49, a step up transformer, step down transformer connected to AC main supply of 220 volt is made to operate 11 volt and 44 volt lamp. Okay,
इग्नोरिंग द पावर लॉस इन द ट्रांसफॉर्मर, व्हाट इज द करंट इन द प्राइमरी कॉइल? ओके, ये आपको दिया है आउटपुट, सप्लाई आपके पास है इतना। ओके, तो पर आइडियल, भाई आइडियल ट्रांसफॉर्मर के लिए, आइडियल ट्रांसफॉर्मर, तो उसके लिए आउट इनपुट पावर इज इक्वल टू आउटपुट पावर। इनपुट पावर में लिख लेता हूं वीपीआईपी, प्राइमरी कॉइल का वोल्टेज, प्राइमरी कॉइल का करंट, और आउटपुट पावर, बल्ब किसमें यूज हो रहा है? 44 वोल्ट का बल्ब यूज हो रहा है। ओके, तो वीपी कौन होगा? वीपी आपको दिया है 220, करंट प्राइमरी में फाइंड करना है, तो ये हो गया। सो आईपी इज इक्वल टू 44 अपॉन 220, ये 1/5 हो जाएगा, तो आंसर 0.2 आ जाएगा। शायद नहीं, पक्का ही सही है, सही है। 50, द पीक वोल्टेज ऑफ एसी सोर्स इज इक्वल टू, मैं पीक वोल्टेज पूछा है, पीक वोल्टेज वीएम, तो वीआरएमएस का √2 टाइम्स होगा। कहां पर है √2 टाइम्स? अरे कुछ गलती है बच्चों, कुछ गलती है। द वैल्यू ऑफ वोल्टेज सप्लाइड टू द सर्किट, नहीं 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 नहीं, ये आंसर आपका होना चाहिए पीक वोल्टेज इज इक्वल टू √2 टाइम्स, यहाँ पे √2 कर देना, √2 टाइम्स द आरएमएस वैल्यू, मतलब ये आपका आंसर बैठ जाएगा फिर, बरोबर। यहाँ पे √2 कर देना सही में। 51, अ सीरीज एलसीआर सर्किट विथ इंडक्टेंस 10 हेनरी and capacitance 10 microfarad and resistance 50 ohm is connected to an AC source of voltage V is equal to 200 sin 100t watt. If the resonant frequency of the LCR circuit is nu zero, चलो सबसे पहले रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी फाइंड कर लेते हैं। भाई रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी होती है √2 पाई √LC 1/2 पाई। रूट कौन है बच्चों? रूट कौन है? L कौन है आपका? 10। C कौन है? 10 इंटू 10 टू पावर -6, तो यहां पे 1/2 पाई, ये आपका स्क्वायर रूट निकला 10, और ये 10 टू पावर -3, ये ऊपर जाएगा तो 1000/2 पाई इंटू 10, ये निकल गया 50/पाई आया। भाई ये वैल्यू आपकी आई 50/पाई, सही है। ये रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी मिली। एंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ द एसी सोर्स इज न्यू। भाई एसी सोर्स की फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी सोर्स इज इक्वल टू, भाई एसी सोर्स की फ्रीक्वेंसी इक्वेशन से मिलेगी, ये रही। तो ये आपको ओमेगा मिलेगा कितना? 100, तो ये आपको 2 पाई न्यू इज इक्वल टू 100, तो न्यू आपको मिलेगा 50/पाई। दोनों फ्रीक्वेंसी सेम ही है, मतलब द सर्किट इज रनिंग इन रेजोनेंट सिचुएशन, सही है। उसी कंडीशन में अभी रन हो रही है, मतलब दोनों सेम आएंगे। 52, an AC source is connected to capacitor due to decrease in its operational frequency। पे फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हो रही है, तो चलो सबसे पहले बात हो रही है कैपेसिटिव रिएक्टेंस की। सो XC इज इक्वल टू 1/ωc 1/2 पाई न्यू C। जो फ्रीक्वेंसी क्या हो रही है? डिक्रीज, ये डिक्रीज होगा तो XC इंक्रीजेस। XC क्या होता है? इंक्रीजेस। लेकिन यहां पे तो ये लिखा है, मतलब ये नहीं आएगा। डिस्प्लेसमेंट करंट इंक्रीजेस, भाई करंट होता है V/XL, XL डिक्रीज, XL इंक्रीज हो रहा है तो करंट डिक्रीज होगा, मतलब ये भी नहीं आएगा। डिस्प्लेसमेंट करंट डिक्रीजेस, हाँ बच्चों, क्योंकि आपका फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हो रहा है तो XL इंक्रीज, XC इंक्रीज होगा, और XC इंक्रीज होगा तो करंट डिक्रीज होगा, तो आपका सही बैठेगा C। सही है, सही है। 53, in LCR circuit the inductance L is 10 millihenry, capacitance C is 1 microfarad and resistance is 100 ohm। the frequency at which resonance occur, भाई रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है तो F इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला लिखते हैं? √LC 1/2 पाई √L कौन है? 10 मिली हेनरी, 10 टू पावर -3 कर देता हूं। C कौन है बच्चों? 1 माइक्रोफेराड, तो 10 टू पावर -6 कर देंगे, तो भाई 1/2 पाई इंटू 10 टू पावर -4, ये 10 यहां पे दे देंगे तो -2 और -6 -8 स्क्वायर रूट -4 हो गया, तो यहां पर लिख सकते हैं 10,000
अपॉन 2 पाई, मतलब 10,000 अपॉन 6.28, 15 6 90, तो 6 ऊपर समथिंग आएगा, सॉरी 15 पॉइंट समथिंग आएगा, तो 15 पॉइंट, चलो यहाँ पे 9 डिजिट लिखे तो मैं 9 डिजिट लिख लेता हूं, इंटू 10 टू, ये कट कर दो ना यहाँ पे, तो ये 15 पॉइंट इंटू 10 टू 2, तो यहाँ पे 15 पॉइंट, अरे सॉरी, ये हो जाएगा 1.59 इंटू 10 टू पावर 3, तो 1.59 किलो हर्ट्ज। ये हमने एफ फाइंड किया ना, हाँ, तो किलो हर्ट्ज में आंसर आएगा, रेडियन पर सेकंड में नहीं, रेजोनेंस पे फ्रीक्वेंसी पूछी है, सही है। 54 12 volt 60 ohm lamp is connected to the secondary of the step down transformer whose primary is connected to this much voltage। तो ये आपके पास है VP, ये आपके पास है IS, ये आप, अरे ये VS है, ये VS है, ये आपके पास है VS और ये P है, P आउटपुट, बल्ब लैंप में कनेक्ट किया है, मतलब आउटपुट होगा। whose primary is connected to AC mains of 220 volt, assuming the transformer is ideal, what is the current in primary winding? भाई मैं तो एक ही चीज जानता हूं, इनपुट पावर इज इक्वल टू आउटपुट पावर, क्यों, आइडियल ट्रांसफॉर्मर है। इनपुट क्या होगा, VP/IP, और पावर कितना यूज कर रहा है, 60। हाँ, तो VP कौन है बच्चों, ये तो 220 है, IP हमको फाइंड करना है, ये 60 हो गया, तो IP इज इक्वल टू 60/220, इसको हम लिख सकते हैं 3/11। जो ऐसा कर देंगे तो 33 होता, मान लो कि ऊपर 33 होता तो 3 आता, उससे थोड़ा कम लेकिन पॉइंट में आएगा, तो 0.3 से कम, 0.3 से कम, तो ऐसा एक ही आंसर है आपका A, बरोबर है। 55 द नेट impedance of the circuit shown in figure will be, भाई impedance पूछा है हमको, सर्किट का impedance पूछा है, तो देखिए यहां पे impedance क्या होता है, भाई impedance होता है Z इज इक्वल टू अंडर रूट R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का स्क्वायर। तो चलो सबसे पहले हम XL फाइंड करते हैं। XL क्या होता है, ओमेगा L, हमको फ्रीक्वेंसी दी है, वोल्टेज दिया है, L दिया है, C दिया है, और यहां पे R दिया है। तो सबसे पहले XL 2 पाई न्यू L होता, 2 पाई को पाई रहने दो, फ्रीक्वेंसी हमको 50 दी है, और फ्रीक्वेंसी इंडक्टेंस हमारे पास 50 अपॉन पाई मिली हेनरी है, 10 टू पावर -3, पाई पाई गया, सही है सही है सही है, 2 पाई 50 50, ओके, अरे 2 कहां कट कर दिए, पाई कट होते यार, ओके ये 2 रहेगा भाई, तो यहां पे 20 ये होगा, 25 5005 ओम, ये 5 हो गया। XC करेंगे, XC क्या आएगा, 1 अपॉन ओमेगा L, मतलब 2 पाई न्यू C, 1 अपॉन 2 पाई, फ्रीक्वेंसी है 50, और ये आपको दिया है 10 टू पावर 3 अपॉन पाई, लेकिन माइक्रो में दिया है तो -6, पाई पाई फिर से गए, ये क्या होगा, ये -3 होगा, तो ऊपर जाएगा तो 10 ओम रहेगा, ओके, तो यहां पे इंपीडेंस अंडर रूट, R कौन है बच्चों, 10 का स्क्वायर, XL कौन है 5, XC कौन है 10 का स्क्वायर, ये हो गया 100 प्लस ये हो गया 25, तो आपको मिल जाएगा अंडर रूट 125, तो ये मिल गया 5√5, कहां पर है ऐसा आंसर, तो ये है अपना 5√5। नेक्स्ट 56 a big circular coil of 1000 tons and average radius 10 meter is rotating in its horizontal diameter at 2 radian per second. The vertical component of Earth's magnetic field at that place is 2 into 10 to power -5 Tesla, and the electric resistance of the coil is 12.56, then the maximum induced current in the coil will be, क्या करना पड़ेगा हमको, इंड्यूस्ड करंट फाइंड करना पड़ेगा। यहाँ पे 12.56 हमको दिया है, लेकिन और कुछ नहीं दिया है क्या, a big circular coil 1000 tons and average radius
ओके करंट, ये तो चैप्टर 6 का आ गया यार, मैं तो यहां से सोच रहा था कि भाई ये चैप्टर से कैसे आएगा। चलो सोचो, ये जो है वो डायमीटर के अक्रॉस घूम रही है। बिग सर्कुलर कॉइल ऑफ 1000 टन्स एंड एवरेज रेडियस 10 मीटर इज रोटेटिंग अबाउट इट्स हॉरिजॉन्टल डायमीटर, मतलब उसकी डायमीटर में से जो पास हो रहा है उसमें से निकल रही है। द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एट दैट प्लेस इज दिस, द इलेक्ट्रिक मैक्सिमम पावर पूछा है तो मैं ईएमएफ लिख लूं। भाई ईएमएफ का फॉर्मूला था NAB ओमेगा, मैक्सिमम वोल्टेज। नंबर ऑफ टन्स कितने हैं 1000। एरिया क्या लिख दूं, पाई आर स्क्वायर, पाई मतलब 3.14, रेडियस आपको दिया 10 मीटर का स्क्वायर, अरे इतना सारा। मैग्नेटिक फील्ड आपको दिया है 2 × 10⁻⁻⁵, और ओमेगा मतलब आपको दिया है 2 रेडियन। 2 × 2 = 4, 12.56 इंटू पावर तो सारी चली गई, तो यहां पे पावर 0 आ गई, बराबर। तो यहां पे 12.56 वोल्ट आएगा वोल्टेज। चलो इतना आया। फिर हमको उसका करंट पूछा है तो I = E/R लिख सकते हैं। ये 12.56 अपॉन 12.56 रेजिस्टेंस जो दिया है, तो करंट हमको 1 एम्पियर मिलने वाला है। वैसे बच्चों ये देखा जाए तो कौन से चैप्टर का, चैप्टर 6 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का क्वेश्चन है। 57, an ideal transformer, the turns ratio is Np/Ns is equal to 1:2. The ratio of Vs upon Vp is, by Vs upon Vp is equal to what, Np/Ns। Np/Ns क्या है 1:2, तो 1:2 आएगा भाई, सही है। अरे ये किसने लिखा, ये किसने लिखा, मैंने दिमाग में करंट सोचा इसलिए। Ns/Np होगा ना, हाँ तो इसका रेसिप्रोकल होगा तो 2:1 आंसर आएगा आपका, सही है। 58, 10 माइक्रोफैराडे कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू 210 वोल्ट 50 हर्ट्ज सोर्स इन फिगर। द पीक करंट, भाई पीक करंट पूछा है Im, सो Im होता है Vm/Z, लेकिन हमारे पास Vm तो है नहीं, हमारे पास RMS वैल्यू है। ये कौन सी वैल्यू है, RMS, तो हम Vm की जगह पे रख देंगे √2 Vrms/Z। Z होता है 1/ωc, सो √2 Vrms, और हमको ओमेगा भी नहीं दिया है, फ्रीक्वेंसी दी है, तो ओमेगा की जगह पे रखेंगे 2 पाई न्यू इंटू सी √2। Vrms कितना 210, 2 पाई कितना 3.14, और फ्रीक्वेंसी हमारे पास है 50, और सी आपको कितना दिया है 10 माइक्रोफैराड है, 10⁻⁵। अभी इसको करना है भाई। चलो ये दोनों को मैं कट करूं तो यहां पे पावर 10⁻³ हो जाएगी, इसका और इसका, इसका। अब इसका आपको जुगाड़ करना पड़ेगा बच्चों। 21 और ये 3, चलो मैं इसको मान लेता हूं 30, इसको 20, तो यहां पे 60 के अराउंड आएगा। 60 √2 0.93 के आजू बाजू बैठेगा। अब अंदाजा मार लेना 0.93 के आजू बाजू बैठेगा। इसको थोड़ा अंदाजा मारोगे 1, देखो 210 और इसको 3 मान लो तो ये 63 आएगा। 63 इंटू √2, 63 इंटू √2 होता है 1.4, √2 होता है 1.4, 63 इंटू 1.4 करोगे तो 1.90 के अराउंड कुछ आएगा, लेकिन 0.3 कवर कट करने वाले हम लोग, तो ये हमारे लिए बैठेगा आंसर, सही है। 59, द सर्किट शोन बिलो, सर्किट तो दी नहीं है। द इंडक्टेंस L is connected to an AC source. The current flowing in the circuit I is equal to I0 sin ωt. So the voltage drop. सर्किट की जरूरत भी नहीं है भाई। इंडक्टेंस सिर्फ इंडक्टिव सर्किट है, इंडक्टिव सर्किट है। करंट का फॉर्मूला आपको दिया है I0 sin ωt। मुझको वोल्टेज चाहिए तो मैं वोल्टेज का फॉर्मूला लिखता हूं, V0 मतलब मैक्सिमम वोल्टेज, साइन ωt प्लस π/2। मैंने क्यों प्लस π/2 लिखा, इंडक्टिव सर्किट है तो इंडक्टिव सर्किट में वोल्टेज करंट से π/2 जितना आगे होता है। और V0 कौन होता है, V0 इज इक्वल टू I0 इंटू Z, और ये है साइन π/2 प्लस थीटा, मतलब π/2 है तो फंक्शन चेंज होगा, साइन का कॉस होगा, लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट है तो ये कॉस थीटा हो जाएगा, तो यहां पे कॉस ωt लिख सकते हैं। I0 सर्किट में कौन है, सिर्फ इंडक्टर, सिर्फ इंडक्टर है तो Z क्या होगा XL,
और एक्सएल आपका होगा ओमेगा एल कॉस ओमेगा टी। कहां पर है ऐसा आंसर? तो हमको डी आंसर मिल ही जाएगा ये। 60. A stepper transformer is connected to an AC main supply of 220 volt, operate at 11,000 volt, 88 watt. The current in the secondary coil, ignoring the power loss. देखो ये आपको सेकेंडरी का वोल्टेज दिया है, सेकेंडरी का पावर दिया है, मतलब आउटपुट पावर। आउटपुट पावर तो हम क्या लिखेंगे? आउटपुट पावर इज इक्वल टू सेकेंडरी का पावर, ये आपको 88 दे दिया है। वीएस आपके पास है 11,000 और आईएस आपको फाइंड करना है सेकेंडरी में, है ना? सेकेंडरी में करंट फाइंड करना है। तो यहां पे 18 8 जा और ये नीचे आएगा तो 8/1000 आईएस, इसको लिख सकते हैं 8 मिली एम्पियर। क्या आ जाएगा? 8 मिली एम्पियर। 61. And the amplitude of the charge oscillating in circuit decreases exponentially as q is equal to q0 e raised to minus RT by L. आपका चार्ज जो है वो ये इक्वेशन से डिक्रीज हो रहा है। q0 is the charge at zero time. The time at which charge amplitude decreases to 0.5 q0. आपको वो टाइम फाइंड करना है जब चार्ज मैक्सिमम चार्ज से 0.5 टाइम्स हो जाएगा। मतलब Q आपका मैक्सिमम जो है उससे 0.5, इसको हम Q0/2 बोल सकते हैं। तो हमको वो टाइम फाइंड करना है। सारी वैल्यू हमको दी है, हमको वे वैल्यू अंदर रखनी है। तो यहां पे Q0/2 e raised to माइनस, रेजिस्टेंस कौन है बच्चों? 1.5। टाइम हमको फाइंड करना है। 2 कौन है? 2 तो 2 ही है। L कौन है? 12 मिली हेनरी, 12⁻³ चलो ये Q0 नीचे 2 किसने लिखा? यहां पे 2 किसने लिखा? तो यहां पर Q0 आएगा। चलो Q0 गया, 2 की -1 पावर ऊपर आ जाएगा ना। यहां पे E की माइनस ऊपर जाएगा तो 1500/24 इंटू टी लिख सकते हैं। चलो माइनस पावर निकाल देते हैं तो 2 इज इक्वल टू ई रेस टू 1500/24 इंटू टी। यहां से एक्सपोनेंशियल को रिमूव करेंगे तो सामने ln2 आएगा। ln2 इज इक्वल टू 150024 इंटू टी। तो टी आपको मिल जाएगा 24 इंटू 1500। रे क्या यार आप लोग भी। यहां पर ln2/1500 24, ln2 की वैल्यू 0.693 दी है आपको और यहां पे 1500 दिया है। इसको करना है तो एक काम करें, 24 इंटू 0.693, यहां पे 3 पॉइंट कवर कर लेता हूं, 1.5 तो यहां पे मिली हो जाएगा, मिली सेकेंड। इसके 3 पॉइंट मैंने कवर कर लिए। अभी इसको डिवाइड करना है तो यह है 3/2, 3/2 इसको बोलते हैं 3/2। 48/3 मतलब यह 16 आएगा। 16 7 जा 112 मतलब 11 वाले कुछ आंसर आएगा, लेकिन मिली सेकंड में आएगा। ध्यान रख लेना मैंने क्या किया, इसको मैंने 1.5 मान लिया और जो 3 पावर थी उसको मैंने ऊपर चढ़ा के मिली कर दिया, 10⁻³ करके मिली सेकंड कर दिया। इसको मैं बोल देता हूं 3/2। इसको क्या बोल देता हूं? 3/2। इसको बोल देते 3/2। 3 8 जा 24 और 2 ऊपर जाएगा तो 16, इसको 7 मान लो तो 16 7 जा 112, लेकिन पॉइंट कवर कर लेंगे तो 11.2, उसके नजदीक का आंसर लिख दो। 62 to an AC power supply of 220 volt and 50 hertz, a resistor of 20 ohm, capacitor of reactance 25 ohm and inductor of inductive reactance 45 ohm are connected in series. The corresponding current in the circuit is, and the phase angle between current and voltage is. सबसे पहले phase angle find करेंगे। phase difference क्या है? XL minus XC/R। XL कौन है भाई साहब? XL इंडक्टर का इंडक्टिव रिएक्टेंस 45, XC क्या है? 25, R क्या है? 20, तो ये 20/20 ये हो गया 1,
तो फेस डिफरेंस तो आपको मिल ही गया 45 डिग्री, हाँ कि नहीं? अभी आपको फाइंड करना है करंट फाइंड करना है, करंट फाइंड करना है ना, हाँ करंट फाइंड करना है। ओके, तो यहां पर करेंगे क्या करेंगे, तो आई के लिए हमको चाहिए V बाय जेड, मतलब हमको मैक्सिमम नहीं पूछा है, सिर्फ करंट पूछा है, मतलब आरएमएस वैल्यू, तो ये अपना 220 सही रहेगा, लेकिन मुझको जेड फाइंड करना पड़ेगा। तो जेड इज इक्वल टू क्या है, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का स्क्वायर। ये हमारे पास है 20 का स्क्वायर, ये 40 माइनस 25 का स्क्वायर, तो ये 20 रूट 2 आ जाएगा, 20 स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर 20 रूट 2 आ जाएगा। तो यहां पर लिख सकते हैं 20 रूट 2, ये 0 कट हो गया, तो 11 बाय रूट 2, 11 बाय 1.414, 14 8 जा 112.8 से थोड़े नजदीक आएगा, मतलब आपका 7.8 वाला आंसर सही बैठेगा, बी वाला आपका आंसर सही, सी वाला आपका आंसर सही बैठेगा, ये अप्रोक्सीमेटली 0.78 आएगा, 7.8 सॉरी 7.8, क्योंकि एक पॉइंट कट करेंगे ना यहाँ पे। 14 8 जा 112, लेकिन यहाँ पे 11 है, तो मान लो भाई नजदीक का है ऐसा। नेक्स्ट, ओके, सबसे मोस्ट टाइम की क्वेश्चन, सबसे मोस्ट टाइम के एमसीक्यू, ये अब तक का सबसे मोस्ट टाइम के एमसीक्यू चैप्टर में, रिवाइज अगेन करो, इसको बार बार रिवाइज करो, ये सारे एमसीक्यूज आने चाहिए, इसके बाहर की मेथड आपको नहीं आने वाली है, बराबर है? तो फिर से एक बार, जब तक आप सारे एमसीक्यू खुद ना गिन पाओ तब तक प्रैक्टिस करते रहो, बराबर है? मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में नए चैप्टर के साथ, तब तक मेहनत करते रहना, पढ़ते रहना।